बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। मैं हूँ मोहम्मद जुनेद अली। मैं हूँ इशाल इत्नान। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपके साथ शेयर करते हैं टॉप 5 स्टोरीज। आपको बताएं कि ना करके भी हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात की टेबल पर आ गई है और देखते हैं कि मुज़ाकरात कामयाब हो पाते हैं या नहीं। बिल्कुल, और फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तानी रेसलर से। पाकिस्तानी पहलवान ने भारतीय हरीफ को शिकस्त देकर एशियन चैंपियनशिप रेसलिंग जीत ली है। ये कारनामा किस तरह से सरअंजाम दिया हमारे पहलवानों ने, किस तरह का उनका इस्तकबाल हुआ पाकिस्तान पहुंचने पर, ये सारी तफसीलात होंगी आज के शो में। और फिर बताएंगे आपको कि 31 दिसंबर तक ड्राइविंग लाइसेंस आगाही मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है, तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लीजिए क्योंकि इसमें आप सबका हम सबका फ़ायदा ही है। और अगर आप लाइसेंस नहीं बनवाएंगे तो फिर यकीनी तौर पे हादसा आए रोज़ रोनुमा होते हैं, उससे कीमती जानें भी जाती हैं और फिर आपको भारी जुर्मानों का सामना भी करना पड़ता है। और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि फुलबहरी अब कमज़ोरी नहीं ताकत बन सकती है। इसका इलाज मुमकिन है मगर कैसे, इसके बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। और साथ ही साथ RM स्टूडियो आर्टिस्ट काउंसलिंग और मेंटोरिंग के लिए पेश हैं। किस तरह से RM स्टूडियो काम कर रहा है और उनके जो मेंटोर करने का काम है किस तरह से वो सरअंजाम दे रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और तमाम तर तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं उनकी जानिब, और मुज़ाकरात तो शुरू हो गए हैं, टेबल पर आ गए हैं, लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी शराइत है PTI की जानिब से जिनकी उम्मीद जो है वो लगता नहीं है कि हुकूमत की जानिब से पूरी हो जाए। लेकिन चले, अच्छी पेशरफ्त है। और क्योंकि हम पहले देख रहे थे कि दोनों तरफ से नाना हो रही थी, फिर शराइत की बातें हुई कि जी शराइत के होते हुए किस तरह से मुज़ाकरात हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की टेबल पर आ ही गई है, जो कि खुशाइंद है। और मुज़ाकराती कमेटी के पहले इजलास की अगर बात करें तो हुकूमत और अपोजिशन ने मुस्तकबिल में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक भी कर लिया। बिल्कुल जी, और PTI ने अपने मुतालिबात का इब्तदाई खाका पेश किया है और हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात का जो अगला दौर है वो बताया जा रहा है कि 2 जनवरी को होगा। अब जो अपोजिशन ने मुतालिबात रखे हैं हुकूमत के सामने, सवाल यहाँ पर यही है कि क्या वो पॉइंट हुकूमत कंसीडर कर सकती है, क्या वो मानने वाले भी हैं, क्योंकि और जो शख्सियात थी इस मुज़ाकराती अमल में वो काफ़ी क्रेडिबल हैं और यानी कि जोड़ने वाले लोग हैं, वो इंतशार या तकरीब करने वाली लोग नहीं हैं। खुशाइंद बात ये है। ज़रा एक रिपोर्ट देखिए अब तक की पेशरफ्त पे, फिर इस पर तफसीलन बात करते हैं। जमी बर्फ पिघलने लगी, मुज़ाकरात का आगाज हो गया। पहला राउंड पार्लियामेंट हाउस में हुआ जिसकी सरबराही स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने की। मुज़ाकरात में हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, इरफान सिद्दीकी, राना सनाउल्लाह, नवीद कमर, राजा परवेज अशरफ और फरूक सत्तार शामिल हुए। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटी ने मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक किया। कमेटी ने आइंदा इजलास 2 जनवरी को बुलाने पर इत्तफाक किया। आइंदा इजलास में अपोजिशन मुतालबात की फहरिस्त पेश करेगी। सदीक साजिद, 1 न्यूज़, इस्लामाबाद। अच्छा, हुकूमती कमेटी के रुकन है सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने क्या गुफ्तगू की वो भी आपको बता दें। तय पाया कि अगली मीटिंग में अपोजिशन कमेटी तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात और शराइत कार पेश करेगी ताकि उस दस्तावेज़ की रोशनी में बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। इजलास ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जानें निछावर करने वाले शोहदा के लिए फातह खानी करते हुए इस पुख्ता अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दी के ख़ात्मे की जंग में हम सब कौम के शाना बशाना खड़े हैं। दोनों मुज़ाकराती टीमों ने स्पीकर सरदार अयाज सादिक का शुक्रिया अदा किया और हुकूमती कमेटी के क़याम और मुज़ाकरात के अमली आगाज़ के लिए उनकी कोशिशों को सराहा। इरफान सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, असद कैसर साहब की गुफ्तगू भी सुनते हैं जो कि अपोजिशन पार्टी के इस वक्त जानिब से वो प्रेजेंट कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी को, तो वो क्या कहते हैं इस हवाले से, मुज़ाकरात कितने कामयाब हो सकते हैं, उनकी गुफ्तगू भी सुन लेते हैं। इस पर हमने अपना नुक्ता नज़र बिल्कुल तरीके से रखा कि जो हमारा मौक़िफ़ है कि हमारे जितने कैदी हैं इंक्लूडिंग इमरान खान और जो हमारे वर्कर्स हैं इनकी रिहाई और जुडिशल कमीशन के हवाले से जो हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर तरीन जज की जुडिशल कमीशन बनाया जाए। गुफ्तगू आपने सुनी है, दोनों तरफ से हुकूमत और PTI की तरफ से नए ख्यालात का, ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। कितनी पेशरफ्त हो सकती है, कितने कारगर ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब साबिक निगरान वज़ीर दाखिला सिंध रह चुके हैं, आपको वेलकम कहेंगे ब्रिगेडियर साहब पाकिस्तान मॉर्निंग में।
आपको क्या लग रहा है कि हुकूमत और पीटीआई के जो मुज़ाकरात हैं ये किस हद तक कामयाब होंगे? लेकिन क्योंकि माजी के अंदर हमने देखा बहुत से अदवार हुए लेकिन बेनतीजा ही ख़त्म होते रहे हैं, इस बार कितने उम्मीद की जा सकती है? देखें, बात ये है कि उम्मीद तो डेफिनेटली करनी चाहिए कि क्योंकि अभी तरफ से जो बातचीत हुई है और जो डिस्कशन हुई हैं वो बड़ी पॉजिटिव रही हैं और बड़ी अच्छी, दोनों को लगता तो यही कि दे वांट टू डिस्कस इट। लेकिन फिर ये है कि अब देखना ये है कि जब TOR ये बनाते हैं आपस में अपने अपने नुक्ता नज़र देते हैं कि क्या क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो चाहते हैं 2 जनवरी को, कुछ पे पता चलेगा। क्योंकि जो कुछ डिमांड जो है वो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगी। जिस तरह वो कह रहे हैं कि तमाम सियासी कैदी इंक्लूडिंग बानी PTA को रिहा कर दिया जाए, उसके बाद जुडिशल को भी 9 मई का और उसके बाद 26 नवंबर का बना दिया जाए, और थर्ड ये है कि उसके बाद के जी उनका जो मैंडेट है वापस किया जाए। तो ये चीज़ें आई थिंक मुश्किल है। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे हुकूमत भी कुछ दे सकती है और इधर से PTA भी कुछ दे सकती है। गिव एंड टेक इतना करना चाहिए, कम से कम ये कंडीशन रख लें कि आइंदा के लिए हमने तशद्दुद की जो सियासत है वो नहीं करनी है। सियासी मसाइल को आपने असम्बली के अंदर रिजॉल्व करना है। PTA हुकूमत ये कह सकती है PTA से कि जी आप हमारे से एक कमिटमेंट करेंगे, 1-2 साल के अंदर आप कोई इश्तिहाल अंगेजी नहीं करेंगे, दोबारा इस्लामाबाद की चढ़ाई करेंगे। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, हम जो शराइत देख रहे हैं जो पीटीआई की जानिब से रखी जा रही हैं, अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ उनके बानी PTI का मुतालबा किया जाता है, उनकी रिहाई का, या फिर जो 9 मई के कैदी थे उनकी रिहाई का मुतालबा किया जाता है। कहीं पर भी मुल्की मफादात, अवाम के मफादात को मद्देनजर रख के कोई भी शराइत ऐसी हम देखते नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि PTI जो कि इतनी बड़ी जमात है सियासी, उसका इस वक्त मकसद सिर्फ एक ही है, अपने जो कैदी थे उनको रिहा करवाना है या फिर बानी PTI को रिहा करवाना? मतलब देख जाहिर है कि वो बात ये है कि इस वक्त PTA की जो टीम है उनका इस वक्त जो है वीक विकेट के ऊपर है, क्योंकि पहले ये कहते थे कि हमने तो हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, फिर जब 26 नवंबर हुआ है और उसमें इनको जो है उस तरह की ज़्यादा खिफ़त उठानी पड़ी है, अपने लोग में मरवा लिए, 2-3 हज़ार कैद में भी चले गए जी, और फिर उनको लॉस कर दिया। तो इस वक्त हुकूमत स्ट्रॉन्ग विकेट पर है और PTA वीक विकेट पर है। अगर 26 नवंबर से पहले ही जाते हैं, उनकी बात मान जाते हैं कि जी आप जलसा ना करें, इस्लाम चढ़ाई ना करें, तो फिर PTA स्ट्रॉन्ग विकेट के ऊपर होती। आपने सारे कार्ड्स खेल दिए हैं, इसलिए अब आई थिंक हुकूमत जो वो ये कह सकती है कि जी ठीक है, हम आपके जो वो कैदी, वो कारकुन जो 144 या माइनर इंसिडेंट्स के अंदर हैं केसेस, हम उनको कंसिडर करते हैं कि उनको रिलीफ दे दें। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, दूसरा दौर 2 जनवरी को होगा। एक तो ये कि मुज़ाकरात के दूसरे दौर में आपके ख्याल में किन नुकात पर बातचीत होगी, और साथ में मोहसिन नकवी साहब का इस मुज़ाकराती अमल में ना होना, ये किस बात की इंडिकेशन है कि हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं है? क्या इस्टेब्लिशमेंट एग्री नहीं थी इन मुज़ाकराती अमल में? नहीं, देखें हुकूमत जो है आपकी इस्टेब्लिशमेंट डेफिनेटली वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है। वो दे वांट कि हुकूमत आपस में बैठ के और अपोजिशन डिस्कस करें और एक दे शुड रीच टू कंक्लूजन। मे भी कहीं लेज के ऊपर वो उनसे हुकूमत जाकर डिस्कस करेगी, ये नुक्ता हम ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात है, मैक्सिमम जो हुकूमत कर सकती है मेरे ख्याल में, इनके जो माइनर जराइम में आपके इनके कारकुन हैं उनको शायद ये एज ए गुड विल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे वो ये कर सकते हैं कि ठीक है जी इनको हमने छोड़ दिया। लेकिन कंडीशन हमारी भी ये है कि अब आप अननेसेसरी 1 साल 1.5 साल 2 साल में इस्लामाबाद चढ़ाई भी नहीं करेंगे, आप इस्तेमाल बनाएंगे, कारकुनों को एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। आप सोशल मीडिया पे जो आप इस वक्त एक फौज इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या पाकिस्तान के खिलाफ जो बातें की जाती हैं, अगर अमेरिकन ने कह रहे हैं कि जी हम आपको मिसाइल पे आपके कैप करना चाहते हैं तो उसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे या वहाँ से रोजाना। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, अगर हुकूमत खुद कोई मुतालिबात मानती है PTI के, तभी वो ये शराइत मनवाने की पोजीशन में होगी कि वो भी अपनी शराइत रख सकें कि आप ये तमाम अवामिल से बाज रहेंगे, क्योंकि हुकूमत इस पोजीशन में नज़र नहीं आती कि वो PTI की शराइत माने। तो आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल रहेंगे जो मुझ वक्त हो रहे हैं, और जो पहला दौर है क्या वो कामयाब रहा कि दूसरे दौर की ज़रूरत पड़ रही है? नहीं, पहले में तो सिर्फ देखें जस्ट इट मस्ट बी के बैठे हैं तो पूरी टीम ही नहीं थी, इवन PTA की पूरी टीम नहीं थी और उधर से भी नहीं थी। तो आई थिंक ये तो एक फॉर्मल था, बैठ के डिस्कस कर लिए कि आप 2 जनवरी को आराम से बैठ के आप अपने इन राइटिंग मुतालबात पुटअप करेंगे दोनों पार्टीज।
और हुकूमत के पास जो एक ही चीज़ मुझे नजर आती है वो यही है कि वो कहेगी आपके जो माइनस जराइम में आपके कारकुनाम उनको छोड़ सकते हैं और उसके बदले में आप ये स्टेट की जो सड़कों की सियासत जी आप खत्म कर देंगे। ये मैक्स कर सकते हैं और ये कैसे हुकूमत के हम आपके केसेस को एक्सपीडाइट कर देते हैं, लेकिन कोर्ट फैसला करेगा, आपको करना पड़ेगा। अभी भी आप देख लेंगे ये जो था तोशा खाना केस का वो डिले हो गया, मैं भी इसीलिए कि कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग एकदम माहौल ख़राब ना हो। 190 मिलियन का ये मुखर हुआ, आप सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, लेकिन आपके ख्याल में वो कौन से पॉइंट्स होंगे जो हुकूमत मानने की और उसको डिलीवर करने की पोजीशन में होगी, और वो क्या चीज़ें हो सकती हैं जिस पे डेडलॉक आपके ख्याल में रह सकता है दोनों जमातों में? डेडलॉक इज नंबर 1 होगा कि बानी पीटी रहा नहीं हो सकते, ही विल हैव टू फेस द केसेस इन द कोर्ट्स। नंबर 2, जुडिशल कमीशन इसलिए नहीं हो सकता कि अभी तो सारे केसेस के आपके सामने 9 में के लोगों को सजाएं मिलनी शुरू हो गई, फाइनल हो गए, तो अब जुडिशल कमीशन का कोई फायदा नहीं। और बात ये कि अगर कहते हैं जी हमें मैंडेट है तो वो कहेंगे आपके केसेस चल रहे हैं 47 फॉर्म्स के जो है वो कहते हैं आपके ट्रिब्यूनल में केस चल रहे हैं और वो वहाँ पर जो डिसाइड होगा वो हम कर लेंगे, लेकिन आप कुछ कैदी छोड़ सकते हैं जो कि माइनर इंसिडेंट में जो इंस्टिगेटर एपेटर थे उनके मैक्सिमम उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकेगा। अल्टीमेटली ये इतना ज्यादा कामयाब नहीं होगा, लेकिन इट इज स्टिल इट्स अ गुड थिंग कि एटलीस्ट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अभी हमने देखा कि 9 मई के जो बराह रास्त जिन्होंने हिस्सा डाला है इस तमाम कार्रवाई में, सबूतों के साथ नज़र भी आए वीडियोज़ में, उन्हें तो सज़ाएं हो चुकी, लेकिन जो मंसूबा साज थे या जो करता धरता थे, अगर वो किसी डील के तहत बच जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट कितना ख़तरनाक हो सकता है, कितना कारकुनों के लिए ये तशवीश की बात हो सकती है? नहीं, आई थिंक ऐसे नहीं हो सकता। उनको बिल्कुल मेरे नहीं ख्याल के उनको नरमी की जाएगी। देयर 85 पीपल, 25 को भी 60 रहते हैं और ज़्यादा इसमें वो जो इंस्टिगेटर, प्लानर, एग्जीक्यूटर हैं। लेकिन एक बात बानी पीटी कर सकते हैं कि अगर वो ये कहें ओपनली कि जी मैं माजरत करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई पीटी के कारकुनों के कि उन्हें 9 मंथ को नहीं होना चाहिए था, और इस पर मैं अफसोस करता हूँ कि जो शोहदा की कब्रों की यादगारों को नुकसान पहुँचाया बेहुरमती की, इसके ऊपर मैं अपनी कौम से माजरत करता हूँ। मेरे ख्याल में ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। अगर ये वो कह देते हैं इससे काफी हद तक पीटीआई तो इस बात से इनकारी है कि 9 मई में उनका कोई हाथ था, तो फिर वो इस बात को एक्सेप्ट करके और माफ़ी मांगने की उस पर कहाँ जा सकते हैं कि वो उस चीज़ की माफ़ी मांग ले जो उन्होंने किया ही नहीं है बकौल उनके। अगर हम अभी की बात कर लें, जो सिचुएशन इस वक्त सारी चल रही है और जिस तरह से पीटीआई के लोगों के बयानात भी आ रहे हैं, अगर वो ये कहते हैं कि हम लोग फिर अब तहरीक चलाएंगे सिविल नाफरमानी की, अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते या हमारी जो शराइत है वो मंजूर नहीं होती, तो माफ़ी पहले वाली काम की वो कहाँ से मांग सकते हैं अगर उनके बयान अभी भी वही हैं, वो अभी भी वही कुछ करना चाहते हैं? नहीं, देखें, अगर वो अभी कुछ चाहते हैं हल निकालना, तो जब आप मुज़ाकरात कर रहे हैं तो फिर गिव एंड टेक होती है ना। तो अगर आप कम से कम आप ये कहेंगे कि मैं तो ठीक है मैंने नहीं कहा था, लेकिन मेरी पार्टी के कारकुनों ने जो किया मैं उनके बिहाफ पे माजरत करता हूँ। आप अपनी नहीं कहा, इस तरह भी तो देयर इज अ वे टू से, बट कहीं तो करें कि आपने जो मुसल्लह फौज में अवाम में डिवीन करने की कोशिश की है, आपने शहीदों के इस तरह के बेहुरमती की है, उनके फैमिली लवाहिकीन को अफसोस का बड़ा नुकसान कहते हैं, जिस तरह उनको वो बड़े दिल आज़ारी की है, ये कहीं ना कहीं तो फिर आपको करना पड़ेगा इतने नेशनल। फिर आपकी जो ब्रिगेडियर साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? ये खींचातानी, ये डेडलॉक और ये मैं ना मानूं, चाहे वो दोनों तरफ से हो, चाहे वो सियासतदान हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, ये कब तक चलेगा? और इससे जो डैमेज हो रहा है, क्योंकि हम बड़ी मुश्किल से मईशत के लिए जो इकदाम हो रहे हैं उसकी बेहतरी के हम फिगर्स भी देख रहे हैं, उसमें बेहतरी आना शुरू हो चुकी है, लेकिन अगर यही डेडलॉक इसी तरह से तमाम स्टेक होल्डर्स के अंदर रहा तो ये तो आने वाली नस्लें भी इसके असरात और नताइज भुगतेंगी। अगर पॉलिटिकल पार्टीज को और पार्टी लीडर्स को अगर पाकिस्तान का ख्याल नहीं है, पाकिस्तान फर्स्ट को नहीं सोचते हैं, तो इसका मतलब बहुत ही ये पाकिस्तान की उस कौम के साथ जाती है, और ये सोचना चाहिए कि जाती मफादात पार्टी मफादात को पाकिस्तान में फौकियत देते हैं। पाकिस्तान है तो हमें, इसलिए दोनों पार्टियों को कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा। वो अभी 2 जनवरी के दरमियान में अपनी लीडरशिप से बात कर लें, उनसे ऑथराइज करें कि हमें किस हद तक अलाउ करते हैं कि हम वहाँ पर बैठ के फैसला कर सकें, और जब मेजर फैसले का वक्त आता है तो उस वक्त वो देखें से जी हमें अब 1 दिन और चाहिए। दोनों पार्टी जाएं, अपने लीडर से बात करें, उनसे डायरेक्शन दें और आके बैठे और फिर हल निकालें। और लेकिन मुझे वो उम्मीद नहीं कि हम ज़्यादा लगा के बैठे।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब दोनों जमातों को मिलकर ही मुज़ाकरात को कामयाब बनाना होगा और ये गिव एंड टेक है। दोनों जमातें एक दूसरे के साथ मिलकर मुशावरत से अगर कुछ एक दूसरे की बात मान लेंगी तो ज़्यादा अच्छा है पाकिस्तान के लिए भी और पाकिस्तानी अवाम के लिए भी। बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो अपनी टीम में आगाह कर रहे थे। हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के अंदर एक बड़ी ही अच्छी पेशरफ्त हुई है। माहौलियाती मसले को उजागर करने के लिए एक अनोखा तरीका वहाँ अपनाया गया बुनियादी तौर पर, और साहिल समुंदर पर प्लास्टिक के फुजले से 62 फुट ऊंचा मुजस्मा खड़ा किया गया है जिसमें प्लास्टिक का कूड़ा इस्तेमाल किया गया और इस मुजस्मे को तैयार करने में तकरीबन 10 मेट्रिक टन प्लास्टिक का फुजला इस्तेमाल किया गया है जो करीबी साहिलों से इकट्ठा भी किया गया था। और इस मुजस्मे को ढाका यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट के तलबा ने तैयार किया है। मुंतजमीन का दावा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्लास्टिक मॉन्स्टर है और अच्छा तरीका है वैसे लोगों को कचरा भी इकट्ठा होगा, कचरा भी इकट्ठा होगा, लेकिन ये वैसे लोगों को होश दिलाने के लिए कि जी आपने इतना कूड़ा यहाँ पे इकट्ठा किया है और उससे जो नुकसानात हैं वो तो मेरे ख्याल में किसी से ढके छुपे नहीं हैं, लेकिन अब लोगों को शायद ये मुजस्मा देख के एहसास हो कि हमने लेकिन ये क्या यहाँ पे कारनामे सर अंजाम दिए। बिल्कुल जुनेद, ये यूथ ही कर सकती है, ये यंग जनरेशन जो है वो अवेयरनेस दे सकती है हमारे, और हमें भी अपने साहिल समुंदर पे चाहे वो क्लिफ्टन हो या फिर हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, बिल्कुल सियाहती मकामात हैं, उन सब पे इस तरह के मुजस्मे खड़े करने चाहिए उसी कचरे से जो कि आपके मेरे और हम जैसे जो बहुत सारे वहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं और ख्याल नहीं रखते, उनके वहाँ पे कूड़ा करकट की वजह से नेचर को तबाह किया जाता है। इतना नुकसान पहुँच रहा है। हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, आप कहीं मत जाइएगा, बहुत सारे अहम टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर बात होना भी बाकी है। स्टे विद अस। ऐसे वेलकम बैक, और ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं मारूफ अदाकार और कॉमेडियन पाकिस्तानी लेजेंड मोइन अख्तर की, जिनका आज 74वां यौम पैदाइश है। तो हमारी तरफ से उन्हें ट्रिब्यूट पेश किया जाता है। उनकी जो बेमिसाल अदाकारी थी, हर किरदार में अगर देखा जाए तो मोइन अख्तर हकीकत का रंग भरने वाले ऐसे अदाकार थे जिनकी अदाकारी को कभी भी भूला नहीं जा सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, उनके बरजस्ता और शगुफ्ता जुमलों से चेहरा खुशियाँ उस पर बिखर जाती थी। और मोइन अख्तर 24 दिसंबर 1950 को कराची में पैदा हुए थे। उन्होंने 6 सितंबर 1960 में पहली बार स्टेज पर कदम रखा था और फिर लोगों ने पलकें नहीं झपकी हैं और बगैर पलकें झपकाए उनकी परफॉर्मेंस देखते रहे। और उसके बाद मोइन अख्तर ने पीछे मुड़कर देखा नहीं कभी, और उनके मकबूल प्रोग्राम्स में 50-50, हाफ प्लेट, रोजी, स्टूडियो 2.5 और अनगिनत शाहकार जो हैं वो उनके शोज में 50-50 आपको याद है? थोड़ा थोड़ा याद है, ज़्यादा बहुत ही कमाल के, मतलब जो उसके अंदर खाके पेश किए जाते थे, जो कॉमेडी उस ज़माने में दिखाई जाती थी, मेरे ख्याल में आज भी उसकी ज़रूरत है और वो हमेशा रेलेवेंट दिखाई देती है। ज़रा देखते हैं कुछ झलकियाँ। तो मोइन अख्तर की ऐसी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस है जिसको आप देखते जाएं और मतलब आप हैरत में मुब्तला हो जाते हैं कि उस ज़माने में बहुत से ऐसे खाके हैं उनके जो लगता है कि आज के ज़माने की तर्जुमानी कर रहे हैं, रिलेट करते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं जी। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है और उसकी तैयारियां ज़ोरों शोर से इस वक्त जारी हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी और फिर रावलपिंडी स्टेडियम में भी हमने देखा कि एक जो अपग्रेडेशन का प्रोसीजर चल रहा था वो ऑलमोस्ट मुकम्मल होने को है। तो हम क्यों ना अपने नुमाइंदगान से पूछ लेते हैं, नुमाइंदगान से पूछते हैं, उनसे बिल्कुल हम ताज़ा अपडेट्स आज जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारी वनडे के बाद टेस्ट सीरीज़ आने वाली है उसके लिए कितनी तैयारी है, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी का अहवाल भी जानेंगे। सैयद मोहम्मद अवैस साबिक क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई वेलकम कहेंगे। पाकिस्तान मॉर्निंग में हमने वाइट वॉश कर दिया जनूबी अफ्रीका को उन्हीं की सरजमीन पे, बड़ा ही ज़बरदस्त कमबैक है T20 के बाद। अब आगे टेस्ट सीरीज़ के लिए आपके ख्याल में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन किन खिलाड़ियों को मैदान में उतारना चाहिए? देखिए, एक तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान, आपको पता है बहुत अरसे के बाद आपको पाकिस्तान टीम एक वापस जेलअप स्क्वाड आपको नजर आता है। मुझे थोड़ा सा, अगर मैं पीछे चला जाऊं, बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा अगर अरसे पहले चले जाएं तो ये वही टीम आपको जेलअप नजर आ रही है जो कि याद हो आपको T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में गई थी, फिर T20 वर्ल्ड कप का आपने सेमीफाइनल का खेला था। तो लोग कहते थे कि यार एक जेलअप स्क्वाड पाकिस्तान टीम का आपको नजर आता है। वनडे क्रिकेट के अंदर आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए आपको नजर, आपने क्रिकेट बहुत कम खेली और ये क्रिकेट अगर इस साल की बात करो, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे शिकस्त दी, फिर साउथ अफ्रीका में हराना आसान नहीं था, क्योंकि आपका स्क्वाड आप देखें वनडे का बड़ा तगड़ा स्क्वाड था उनका। और पहली बात जो मुझे अच्छी चीज लगी कि बहुत अरसे के बाद पाकिस्तान टीम में आपको 300 स्कोर करते हुए नजर आ पाए हो, क्योंकि हम वही बात करते थे यार 240 260 हम शायद करेंगे, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप तगड़ी है कि वो थोड़ा सा कंटेन कर लेगी। लेकिन जब आप मॉडर्न डे क्रिकेट की बात करते हैं, आप जब चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं, वहां पर आपकी टॉप क्लास क्रिकेट खेली जानी है। तो अच्छा, इसकी अवैस भाई रीजन क्या समझते हैं? जो पहला मैच था उसके अंदर पहले बल्लेबाजी की जनूबी अफ्रीका ने और वही 240 के फिगर के आसपास ही थे, फिर जब पाकिस्तान ने खेला तो दोनों बार 300 के हिस्से को अबूर किया है, तो ये इतना पॉजिटिव चेंज, इसकी वजह आप क्या समझते हैं?
देखिए, सबसे बड़ा पॉजिटिव चेंज आपका होता है जब आपका जेलअप स्क्वाड आपको नज़र और एक वन मैन आप एक यूनिट बन के आप खेलते हैं। अगर आप इनिशियली पहले मैच की बात करें तो मैंने कहा ना कि 300 चले वो तो दूसरे दोनों मैचेस के अंदर बना, लेकिन आपने पाकिस्तान जब पेस बैटरी की बात होती है तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है रिवर्स स्विंग। पाकिस्तान ने ही इजाद की थी, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी हुई थी। आपको याद हो रिवर्स स्विंग आपको वापस करते हुए आपके फास्ट बॉलर्स नजर आए। आपको शाहीन शाह अफरीदी की बात करें रिदम में वापस नजर आए, 141 142 को टच करता हुआ रिवर्स स्विंग हो रही थी। क्लासा ने खुद कहा कि रिवर्स स्विंग जितनी इस मैच के अंदर हो रही थी, मैंने इधर 5 साल इस विकेट के ऊपर खेला, मैंने कभी ऐसा रिवर्स स्विंग देखा नहीं है। तो पाकिस्तान की बॉलिंग यूनिट आपको इफेक्टिवनेस नजर आपको आ रही थी। अच्छी बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपके लड़के जो उनसे रिदम के अंदर हैं। थोड़ा सा स्टिल मैं कहता हूं कि कुछ चेंजेस करने की आपको जरूरत होगी चैंपियंस ट्रॉफी में, स्पेशली आप ओपनिंग डिपार्टमेंट की बात करें, अब्दुल्ला शफीक की बात कर लें, उनको कंसिस्टेंटली बहुत ज्यादा चांसेस भी दिए गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक रिकॉर्ड भी आपको पता है बना चुके हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीनों मैचेस के अंदर डक पे आउट हुए हैं। तो वो जो एक प्रेशर आपको कंटेन होता है ओपनिंग डिपार्टमेंट का, साइम तो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करा है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक की जगह पे आई गेस फिर मैं कहूंगा कि अगर टॉप परफॉर्मर आप डोमेस्टिक का उठा के देखें, जो अभी टूर्नामेंट इस वक्त जारी है, बेशक वो T20 क्यों ना हो, लेकिन फखर जमान आपको ज्यादा सूट करता है। एक तो चैंपियंस ट्रॉफी का उसको एक्सपीरियंस भी है बड़े मैचेस का, और पाकिस्तान के अंदर भी आपने खेलना है, क्योंकि हमें एक चीज थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी व्यूअर्स को भी कि हम लोग बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किस किस्म की विकेट्स तैयार होंगी। ये आईसीसी का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान क्रिकेट का टूर्नामेंट नहीं है। आईसीसी अपनी मर्जी की विकेट तैयार करेगा यहाँ पर। अगर इंग्लैंड स्क्वाड को देखें तो उन्होंने कल जो स्क्वाड अनाउंस किया उसमें सारा फायर पावर आपको नजर आता है, सिर्फ एक स्पिनर नजर आता है। मुझे भी कहीं हद तक फील होता है कि जो आजकल डिमांड है क्रिकेट की वो यही है कि ज्यादा लंबे छक्के लगे और वो चेस भी हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मोहम्मद अवैस, एक तो हम अभी की जो बात कर रहे हैं, आपके जलन थी, पूरी टीम जलन होकर खेल रही थी। क्या समझते हैं कि जो एक माहौल है वो किस वजह से इतना तब्दील हुआ है, टीम इतनी जलन किस तरह से हो गई है? क्या जो धड़ेबाजी और वो बीच में एक सियासत चल रही थी वो खत्म हो गई है इसलिए टीम जलन हो गई है? और दूसरा, अगर टेस्ट मैच की बात कर ली जाए तो क्या तैयारी समझते हैं हमारी टीम की है? मोराल तो पहले से बुलंद है, इसी स्क्वाड के साथ अगर हम उतरते हैं तो हम अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? देखिए, जितनी डिस्टर्बेंस आपको पता है, ये बार बार हम कहते भी रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खुद पैदा की थी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। जितनी आपको पता है चॉप्स एंड चेंजेस हुई पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, चेयरमैन से लेके कप्तान से लेके प्लेयर्स को इन आउट बहुत ज्यादा मामला रहे, आपके सामने ये सारा जो इशू बना रहा, फिर हम मजाक बन के रह चुके थे। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में भी आपको याद हो, जब तक पाकिस्तान ओडीआई सीरीज नहीं जीता था तो हम मजाक थे, कमेंटेटर्स की बार बार बात कर रहे थे कि अगर आप थोड़ी अरसे के लिए आप जॉब चाहते हो तो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चले जाओ, आपको जॉब मिल जाएगी, फिर आप इजीली आप रिलैक्स होकर 2-3 महीने बाद आप जा सकते हो। मसला सारा था कि आपको ट्रैक चाहिए था। हमारी टीम इतना बुरा परफॉर्म करी थी, आपको याद हो इंग्लैंड टेस्ट मैच से पहले की मैं बात कर रहा हूँ कि लोग सवाल उठाने लग पड़े थे। फिर मैंने कहा ना कि इतनी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग टीमें पैदा हो गई थी कि आपको डी ट्रैक आप सारे हो गए थे। हमें एक वापस पटरी पे चढ़ने के लिए इनिंग्स खास करके सीरीज, और फिर जब आप लिमिटेड ओवर्स की बात करते हो सीरीज जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट था कि वापस टीम आपकी ट्रैक पे चढ़े। लेकिन एक अच्छी बात है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अब आपको स्लो एंड स्टडी नजर आ रहा है कि जब आपको याद हो चेयरमैन आए थे उन्होंने एक ही बात की थी कि अब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए यहाँ पर आए हैं, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जाएंगे। और मैंने कहा था कि चैलेंजिंग पोजीशन है कि क्या सिर्फ कागजात तक ये बात जाएगी या सिर्फ वर्बल हो रहा है, लेकिन अब नजर आ रहा है कि प्लेयर्स को अमल शुरू हो चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा था कि जो परफॉर्म करेगा वही रहेगा। अच्छा, अब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बताइए कि कितने पुरुमीद हैं, कितने ही पुरजोश मुकाबले होने जा रहे हैं? और हम अगर नजर डालें भारतीय मीडिया पे तो वो खुद दुर्गत बना रहा है बीसीसीआई की, जो कि बननी भी चाहिए। क्या समझते हैं आप? देखिए, इस वक्त अगर आप भारतीय मीडिया की बात करें तो उनके जितने भी चांस उठा के देख लें, जो उनके एक्स क्रिकेटर्स यहाँ जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं वो लिटरली बहुत ज्यादा आड़े हाथों ले रहे हैं बीसीसीआई को, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखें जितना आपको पता है इतना लेट भी ये स्केड्यूल अभी अनऑफिशियली तो अनाउंस हो चुका, ऑफिशियली कल तक था कि अनाउंस हो जाएगा, शायद आज आ जाएगा। ये जितना भी सारा कुछ था दैट मींस के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टांस उनका था क्रिकेट बोर्ड के अंदर। लाइजॉनिंग बड़ी तगड़ी थी पाकिस्तान क्रिकेट की। यहाँ तक भारत ने, मोहम्मद अवैस, भारत ने कोशिश भी बहुत की है कि वो कामयाबी हासिल कर पाए, रिटर्न में कोई मुआहिदा ना देना पड़े। और जिस तरह से पहले चल रहा था कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे लेकिन पाकिस्तान भारत हमेशा की तरह जाएगा, तो वो उनको सुबकी का सामना करना पड़ा है। अब जाहिर है कि बीसीसीआई ने अगर वो सुबकी बर्दाश्त की है तो मीडिया तो ट्रोल करेगा ही करेगा। देखिए, मसला ये हुआ था, अगर आप पिछले अगर बात करें टेन्योर की, तो वहां पर जिस वक्त वो साइन लिए गए थे वो लिए गए थे ब्लैंक पेपर पे। असल मसला इंडिया को था कि हम लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करेंगे। लीगल पे आपको पता है फिर आपको कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं, चाहे वो कोर्ट के हों चाहे जो गलत हो। इस दफा लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन हुआ है। फिर दो चीजें थी, हमारी फीमेल क्रिकेट ने भी आपको पता है वर्ल्ड कप वहां पर खेलने जाना है, उस चीज का क्लॉज नहीं था बीच में। अच्छी बात है क्रिकेट बोर्ड ने हमारी फीमेल का भी बीच में क्लॉज डाला कि वो भी वहां नहीं जाएंगे ट्रैवल करने, वो भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे।
ये बहुत एक तगड़ा स्टांस है। फिर अच्छी बात जो लगी ना इस दफा वो ये था कि क्रिकेट बोर्ड ने लाइजोनिक क्रिकेट बोर्ड्स के साथ बहुत अच्छी की थी। खाली आप श्रीलंका या बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा, लिटरली कह रहा हूँ कि इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान के हक में बयान दिया है। क्योंकि देखिए कल कोई इंडिया अगर कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, तो क्या आपको लगता है कि दूसरे किसी मुल्क को कल कोई ये कोशिश वो किसी के खिलाफ भी कर सकता है जिसके उससे खतरा होगा या जिसके साथ उसका इख्तिलाफ होगा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा वैस भाई, इंग्लैंड की तरफ से पाकिस्तान में शेड्यूल आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड का ऐलान किया गया है। जॉस बटलर की कप्तानी में होगा और 22 फरवरी को हो रहा है पहला मैच। कितने पुरुमीद हैं, कितने स्क्वाड देख रहे हैं आप इंग्लैंड का? देखिए मैंने इंग्लैंड की बात करूं, मैं बड़ा हैरान था कल देख के कि उनके पास सारे फ्लैपॉइंट किस्म के प्लेयर्स हैं जो कि एग्रेसिव प्लेयर्स हैं। उन्होंने कोई वो प्लेयर बीच में एक स्पिनर के साथ वो आ रहे हैं, तो मैंने इसलिए कहा ना कि उनके कहीं ना कहीं ज़हन में जरूर होगा कि आईसीसी का इवेंट है, आईसीसी विकेट्स तैयार करेगा। और आजकल जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है, आपको पता है अनफॉर्चुनेट ऐसा फास्ट बॉलर तकलीफ तो होती है इस चीज़ को देखते हुए, बॉलर पिटते हैं, लेकिन ये डिमांड हो चुकी है कि पब्लिक कहती है कि 300 350 और वो चेज भी हो, क्योंकि एक्साइटमेंट चाहिए, पब्लिक को ज़्यादा बाउंड्रीज चाहिए। लेकिन इंग्लैंड की स्क्वाड की बात करें, बड़ा तगड़ा स्क्वाड है। वो वही उसी माइंडसेट से आ रहे हैं जिस तरीके का आपको पता है वो खेलते हैं कि जी हमने जाके प्री एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, जो कि उन्होंने बेसबॉल क्रिकेट का एक टर्मिनोलॉजी अपना यूज की थी। लेकिन एक स्पिनर के साथ इंग्लैंड टीम मौजूद है, ये थोड़ा सा मुझे था कि यार जब आपने दुबई के अंदर इंडिया का न्यूट्रल वेन्यू दुबई है, दुबई की विकेट आपको पता है टर्निंग ट्रैक है, वहां पर थोड़ा सा स्कोर स्लो होता है, इतना आसान नहीं है स्कोर करना। आप एक स्पिनर्स के साथ जा रहे हो, आदिल रशीद के, थोड़ा सा ये मुझे खटका है। लेकिन अगर बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो उनके पास एक से एक प्लेयर मौजूद है जो कि मैंने कहा ना कि फ्लाई बॉइंट क्रिकेट खेलता है, एक ही डायमेंशनल क्रिकेट खेलता है। आप कहीं ना कहीं आपको इन जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में कंस्ट्रक्टेड इनिंग्स का प्लेयर चाहिए होता है मिडिल ऑर्डर के अंदर। जॉय रूट के अलावा मैंने कोई के पास मौजूद हो, तो इंग्लैंड की थोड़ी सी माइंडसेट अलग है, लेकिन बड़ा ब्रेव डिसीजन है। 2 महीने रहते हैं अभी, टीम अनाउंस कर देना, ये इंग्लैंड का हमेशा से आपको पता है स्टाइल है। और हम तो अभी वो भी नहीं कर पाए मोहम्मद अवैस, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपनी कीमती राय से आगाह कर रहे थे। और चैंपियंस ट्रॉफी की बात, तैयारियों की बात हो जाए कि कहां तक पहुंचा काम, क्योंकि वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त है और जिस तरह की कंट्रोवर्सी हुई है, तो अब बड़ा जरूरी है कि टाइम से पहले हम तमाम तैयारियां मुकम्मल कर लें। जरा कज़ाफ़ी स्टेडियम का रुख करते हैं। बिल्कुल जी, चौधरी अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी अशरफ बताइएगा, इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो तकमीली काम है वो कहां तक पहुंचा है, कब तक मुकम्मल हो जाएगा, और जो एक टाइम फ्रेम दिया गया था क्या उसके अंदर अंदर मुकम्मल होता हुआ नजर आ रहा है? इस वक्त मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, जो जिसकी रेनोवेशन का काम ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया। ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो 90% से भी ज़ायद मुकम्मल हो चुका है। अब फिनिशिंग टच दी जा रही है और चारों जो कज़ाफ़ी स्टेडियम के 14 इंक्लोजर्स हैं उनकी सीढ़ियाँ तो नई बना दी गई हैं। अब उसके बाद इन पर चेयर्स की तनसीब का काम भी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। मेन बिल्डिंग का काम भी ऑलमोस्ट मुकम्मल है, जिसको फिनिशिंग टच दी जा रही है। खिलाड़ियों के लिए नए ड्रेसिंग रूम बनाए गए हैं, इसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन के बाद इसकी जो कैपेसिटी है वो 24,000 से बढ़कर 35,000 तक हो जाएगी। और इस तमाम चीज़ का क्रेडिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी को जाता है, जिन्होंने यहाँ पर दिन रात मेहनत करके मई में इस काम का आगाज़ हुआ था कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन का, इसको गिराने का, और दिसंबर में इसका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल कर लिया। 31 दिसंबर इसकी डेडलाइन रखी गई थी, लेकिन 31 दिसंबर से पहले ही ग्रे स्ट्रक्चर का काम जो है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल हम उम्मीद है वक्त पे तमाम तैयारियां हतमी मराहिल में पहुंच जाएं और जो भी अपडेट्स होंगी वो आपसे जानते रहेंगे। रुक कर लेते हैं पिंडी का भी। जिस तरह से आप जानते हैं पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की मेज़बानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की तज़ीन और आराइश भी भरपूर तरीके से जारी है। बिल्कुल जी, वहाँ पर भी काम अपग्रेडेशन का हो रहा है। क्या क्या काम अब तक हो चुका है, हमारी नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं से जान लेते हैं। किरण खान बताइएगा, अब तक कितनी तैयारियाँ हो गई हैं, कब तक मुकम्मल हो जाएंगी? पिंडी स्टेडियम में भी जो काम है वो तेज़ी से जारी है। पिंडी स्टेडियम जो है ऑलमोस्ट इसमें तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो तैयार है, सिर्फ जो शौकीन क्रिकेट की बैठने की जगह है, अपग्रेडेशन है, उसका काम जारी है। क्योंकि अभी जहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हो रहे हैं 25 को वो ख़त्म होंगे, तो ख़त्म होने के बाद दोबारा से काम तेज़ी से शुरू हो जाएगा, जिसमें नई सीट्स इंक्लोजर्स के अंदर तमाम इंक्लोजर्स में लगाई जाएंगी। फ्लड लाइट्स जो हैं वो ठीक की जा रही हैं। इसके साथ साथ जो
चेयरमैन पीसीबी बॉक्स है उसके अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं उनको ठीक किया जा रहा है। तो जहाँ पर पहले जो बैठने की तादाद थी शौकीन क्रिकेट की वो 15,000 थी, लेकिन अब वो 30,000 तक कर दी गई है ताकि शौकीन क्रिकेट एक बड़ी तादाद में बैठ के जहाँ पर मैचेस देख सकें, क्योंकि पिंडी स्टेडियम का जो क्राउड है और 30,000 शायकीन जो है लाइव क्रिकेट देखेंगे, चैंपियंस ट्रॉफी के जो भरपूर जोशीले मैचेस होंगे वो देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो शायकीन को फैसिलिटेट करने के लिए उनके आसानी के लिए इंतजामात हैं उससे शायकीन भी भरपूर महसूस हों। बहुत शुक्रिया। जो लोग ये शिकवा करते थे कि उनको टिकट्स नहीं मिलती हैं, अब उनको टिकट्स मिल पाएंगे और वो भी वहाँ पर बैठ के लाइव मैचेस देख पाएंगे, ये खुशआमद बात है। हम जो है वो यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे रेसलर से जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और रेसलर्स हैं वो पहलवान हैं जिन्होंने पिछाड़ा है भारतीय सुरमाओं को, तो उनसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान के एजाज़ात की बात करते हैं तो सादिकाबाद के अब्दुर्रहमान और फमानी और साथ ही साथ हमारे मौजूद हैं हसीब गोल्ड मेडलिस्ट और उसके साथ ही साथ अब्दुल हनान उनके कोच हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये कारनामा सर अंजाम दिया है। कारनामा क्या है? इन्होंने पहलवानों को श्रीलंका में भारतीय हरीफ को पछाड़ा है। उससे पहले उन्होंने नेपाली हरीफ को, श्रीलंकन हरीफ को, इन तमाम को पछाड़ कर जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और गोल्ड मेडल जीते हैं। जाहिर है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तीनों हमारे साथ लेजेंड्स मौजूद हैं, हमारे साथ मानी भाई मौजूद हैं, हमारे साथ हसीब भाई और उनके कोच। तो आगाज़ कर लेते हैं मानी भाई आपसे। एक तो ये कि जरा अपने नाज़रीन को बता दें कि 87 कैटेगरी में आपने गोल्ड मेडल जीता, 84 में आपने, 87 में आपने जीता और दोनों ने भारतीय हरीफों को फाइनल में शिकस्त दी है। कितना टफ था मुकाबला? आगाज़ हुआ नेपाली से, फिर श्रीलंकन की बारी आई और फिर आई भारतीय की। तो ज़हनी तौर पे आप जान चुके थे, समझ चुके थे कि फाइनल आप ही जीतने वाले हैं या कहीं डर खौफ था कि यार नहीं मसला हो सकता है, मुकाबला सख्त है? डर खौफ ये होता है कि इंडिया के साथ कंपटीशन था, हार जाएं तो प्रेशर था उसका, जी जीत जाएं तो वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट होते हैं, हार जाएं तो वो उनके ऊपर भी इतना ही प्रेशर होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो जो फाइनल फाइट थी वो बहुत टफ थी मेरी। 3 राउंड होते हैं इसमें, तो फर्स्ट राउंड जो था वो उसने विन किया, सेकंड राउंड मैंने विन किया और थर्ड राउंड में जाके तकरीबन मे बी 15 सेकंड रह गए थे जब मैंने उसे लास्ट पॉइंट किया। ये तो फिर आपकी गुड लक भी है। जी जी गुड लक, पासा पलट भी सकता था। ये हमारे लोगों की दुआएं हैं, पाकिस्तान के लोगों की, मेरे साथ के बाद के लोगों की। हसीब आपने भी, क्योंकि टफ टाइम तो उतना ही आपको भी मिला होगा, कैटेगरी तब्दील हो सकती है, लेकिन भारत हो, नेपाल हो या श्रीलंका हो, हरीफ तो सारे अपनी अपनी तैयारी करके आए हुए होते हैं। फिर भारत के साथ इतना सख्त मुकाबला क्यों महसूस करते हैं? बाकी हरीफ क्या नॉर्मल थे, इतने तगड़े नहीं महसूस हुए आपको? असल में बात यह है कि भारत जो है वो हमारा रवायती हरीफ है, तो उसके लिए एक प्रेशर जो है वो बना होता है, एक हाइप होती है, फिर बैक पे पाकिस्तानी जज्बात भी जुड़े होते हैं ना? इसीलिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो अल्लाह पाक के करम से विन कर लिया, उनको बहुत अच्छा सा बीट। अच्छा, दोनों साइड्स के जो पंजाब हैं उसके अंदर तो ये कि रिवायती खेल भी है ना, कबड्डी या हो गई या कुश्ती हो गई या पहलवानी हो गई, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत की जाती है, तो उनके पहलवान भी यकीनी तौर पे अच्छे होंगे, मुकाबला तो सख्त हुआ होगा। जी बिल्कुल, उनके पहलवान भी जो हैं बहुत अच्छे हैं। तो एज किस चीज़ का था हमें कि हमारी टेक्निक्स अच्छी थी, हमारे दाव पेच अच्छे थे जो आप लोगों को माशाल्लाह। हमारा ये है कि हमारे पीछे हमारी कौम की दुआएं थी, तो जिससे अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी है। माशाल्लाह। हनान की तरफ आ जाते हैं, हमारे साथ अब्दुल हनान मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि जो कोच हैं वो दोनों प्लेयर्स से भी छोटे लग रहे हैं और स्मार्ट लग रहे हैं। इसकी क्या वजह है जी? बचपन में ही आपने कोचिंग शुरू कर दी? मैं तकरीबन मुझे कोचिंग करते हैं वापडा के अंदर तकरीबन 7 साल हो गए। अच्छा माशाल्लाह। मैं वापडा में एज अ पहले असिस्टेंट कोच था, वापडा की सेंटर टीम का कोच लगा हुआ हूँ, रेसलिंग का ही। और अब्दुर्रहमान और मानी तकरीबन पिछले 2 साल पहले मेरे पास, हमारे पास रेसलिंग के अंदर दोनों ने नेशनल चैम्पियन हुए। अब्दुर्रहमान भी हुआ और हसीब भी हुआ। रेसलिंग के अंदर इन दोनों ने गोल्ड मेडल जीता था। उसके बाद 2024 के अंदर फिर हमारी नेशनल हुई, उसके अंदर भी ये दोनों गोल्ड हुए। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला अब ये इंटरनेशनल टूर आया एशियन कॉम्बैट गेम का। अच्छा हनान, बहुत ज़्यादा बट खाते भी हैं, ये खाने की वजह से आप इस तरफ आ गए, इस फील्ड में आ गए, क्योंकि जान तो जाहिर है बट्टों में बहुत होती है ना, खाते पीते बहुत हैं, तो कैसे टेक्निक्स कैसे सिखाई इनको? क्या क्या आपको टेक्निक सिखानी पड़ी इनको कि भारतीय हरीफों को मद्दे मुकाबले अगर आएँ तो किस तरह से उन्हें चारों शाने चित करना है? नहीं, इन दोनों का जो है ना, अब्दुर्रहमान का और हसीब का, इन दोनों को हमने कैंप के अंदर सुबह शाम, ये काफ़ी देर से थे इन ट्रेनिंग,
तो इनको काफ़ी इनको ट्रेनिंग वगैरह कराएंगे, टेक्निक्स वगैरह बताएंगे। रूटीन क्या फॉलो करते हैं डाइट की, कितने घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है? सुबह तकरीबन हम 2 से 3 घंटे सुबह कर रहे हैं, जो हमारा कैंप लगा होता है 6 से 9 बजे का, सुबह 6 से 9 इनकी ट्रेनिंग होती है। फिर शाम को हम तकरीबन 5 से 7 बजे तक इनकी ट्रेनिंग कराते हैं। तो उसके अलावा ये फिर उसके अलावा भी ये लड़के जितने भी हैं हमारे रेसलिंग के, ये अपनी खुद से अलग भी करते हैं ट्रेनिंग। अच्छा। जिसमें अब्दुर्रहमान अपनी अलग से भी ट्रेनिंग करता है, सीब अपनी अलग भी। फिर जब इनके डिपार्टमेंट्स के काम लगते हैं, अब्दुर्रहमान तो हमारे साथ ही करता रहा फिर, क्योंकि ये वापडा का है और ये जो है हसीब है नेवी का। सख्ती भी करनी पड़ती है। थोड़ा सा मैं दोबारा इनकी तरफ आता हूँ कि कितनी सख्ती करते हैं आप इन पे। वो कुछ अगर चीटिंग कर रहे हो, कुछ ऐसा खाने को दिल कर रहा हो जो इनके लिए अच्छा नहीं है, ऐसे ही या कोई ऐसी एक्टिविटीज क्या खुराकें एक ही जैसी हैं आप लोगों की? क्योंकि बट्टों की खुराक मुख्तलिफ होती है, इन लोगों की भी वही खुराक बना दी हुई है या थोड़ा है? नहीं, पहलवानों की सारों की खुराक एक जैसी होती है जितने भी। बट वो हमें वेट मेंटेन रखना होता है ना, इसलिए जब हमारा ऑफ सेशन चल रहा है, जैसे अब मेडल ले हैं हम लोग, तो अभी जो मर्जी खाएं, तो ट्रेनिंग हमने अपनी वही रखनी होती है। खाने इवेंट से पहले एहतियात बढ़ जाती है। जी, एहतियात बढ़ जाती है, वजन मेंटेन करना होता है, तो इसलिए हमें खाना कम पड़ता है, क्वांटिटी उसकी जो है वो कम करनी होती है, क्वालिटी उसकी वही रखनी होती है, तो इसलिए। अच्छा, आप दोनों की दोस्ती का भी पता चला है कि बड़ी पुरानी दोस्ती है, बड़े दरीना दोस्त हैं, चड्डी बड्डी कह लें हम, क्योंकि कुछ पिक्चर्स हमारे साथ शेयर हुए हैं। बड़े भाई हैं, समझ लें जब पाकिस्तान। अच्छा, बड़े भाई वैसे आप लग रहे हैं, बड़े भाई हैं अभी ये बड़े अभी जो है ना मैं लगता हूँ, वैसे ये मुझसे काफी बड़े हैं। अच्छा। मतलब जब पाकिस्तान कैंप में गया था, मैं एक चाइल्ड था, उन्होंने जो है ना बहुत आपको गाइड किया। हाँ, बहुत ज्यादा, और हमेशा बड़े भाइयों की तरह जो है ना मुझे। अच्छा, ये पिक्चर्स हम आपकी देख ये भी रहे दोस्ती, और उनसे फिर आपने इंस्पायर होके ये रेसलिंग भी शुरू की और फिर इतने बड़े लेवल पे इवेंट्स पे जाके मेडल अपने सीने पे सजा के आना, ये क्या फीलिंग्स हैं? ये बस अल्लाह पाक का करम है कि हम दोनों जो हैं अब इकट्ठे बाहर जाते हैं खेलने के लिए, और अल्लाह पाक ने हम दोनों को इकट्ठा काम। ये प्लान था या अल्लाह ताला ने इस दोस्ती को आगे चलाना था? ये अल्लाह पाक का प्लान था माशाल्लाह। अच्छा, तीनों सादिकाबाद से हैं क्योंकि मैं लाहौर से हूँ और ये सादिकाबाद। आप तीनों सादिकाबाद से आए हैं, खास तौर पे और हमारे लिए एजाज़ की बात है, इतना ज़बरदस्त इवेंट, इतना बड़ा कामयाबी हासिल करने के बाद, और ख़ास तौर पे जो खुशी होती है ना भारतीय सुरमाओं को जब पिछाड़ा जाए, तो उसका मज़ा, उसकी फीलिंग अपनी, तो आप सबके जो आमद है जो हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। और पाकिस्तान के लिए वैसे भी आप बड़े ऑनर की बात है कि आप लोग वहाँ से गोल्ड मेडल जीत कर आए हैं और फिर भारतीयों को हरा कर आए हैं, तो पाकिस्तानियों के वैसे भी दिल में एक सुकून सा उतर गया है कि आप लोग भारत को। अगला टारगेट क्या है जी? अगला कौन सा इवेंट आ रहा है? वर्ल्ड चैंपियनशिप का। और उसके लिए कैसी तैयारी है, कब है ये इवेंट? नेक्स्ट ईयर होगा, उसकी अभी डेट कंफर्म नहीं हुई, जल्द हो जाएगी इंशाल्लाह। तो अभी से हमारी तैयारी उसके लिए जारी है। जैसे आपने देखा कि माशाल्लाह हमें इतना ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया गया है, तो हमारे जज्बात जो हैं तो वो तो अभी से हैं कि अभी 1 माह के अंदर अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप हो जाए, हम उसमें भी मेडल लेके आए इंशाल्लाह। बट जैसे ही शेड्यूल उसका आएगा तो इंशाल्लाह हम उसमें। लग रहा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर भी भारत के साथ ही फाइनल टाकरा होगा, क्योंकि वो भी उसी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। जिसके साथ भी हो इंशाल्लाह हम विन करेंगे। अच्छा, हम लोग ये देखते हैं कि अब लास्ट में पाकिस्तान और भारत बच जाता है, तो लगता ये है कि पाकिस्तान और भारत के पास ही इतने मजबूत जान वाले, जानदार, तगड़े पहलवान हैं, तगड़े पहलवान मौजूद है, क्योंकि हम देखते हैं दूसरे लोग तो पीछे रह जाते हैं, फाइनल तक पहुंच नहीं पाते, क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो क्या ये समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के पास ही ऐसे सुरमा मौजूद है? हाँ, बाकी टीमें इतनी मजबूत नहीं है। नहीं, पूरी दुनिया में कई ऐसे ममालिक हैं जिनके रेसलर्स ओलंपिक्स में से मेडल लेके आते हैं, रशिया के, USA के, जापान के, इंडिया के, बट हमारा वैसा नहीं है स्पोर्ट्स का निज़ाम। आपको पता है कि जैसे होना एक चाहिए, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारी विल पावर जो है वो उनसे बेहतर निकलती है, जिसमें हम हमेशा ही मेडल लाते रहे हैं, वर्ल्ड में से भी मेडल लाते रहे हैं, हमारे एशिया में से भी आते रहे हैं, कॉमनवेल्थ में भी आते रहे हैं। तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ जाएंगे हम लोग और इंशाल्लाह ओलंपिक्स में से भी मेडल लेंगे। अच्छा, हसीब से मैं पूछना चाहूँगी, हसीब आप लोग, क्योंकि आप लोगों का कोच आप लोगों से छोटा है, क्योंकि जाहिर है अभी वो उस एज में नहीं पहुँचा, तो कभी कोचिंग लेते हुए, उनकी इंस्ट्रक्शंस लेते हुए कभी बुरा तो नहीं लगा कि यार हमसे छोटा और हमें ही सिखा रहे हैं? नहीं, कोच साहब हमसे छोटे नहीं, हमसे बड़े हैं, बट इनका लुक जो है वो, इनकी लुक जो है वो उन्होंने अपनी बना के वो देखने में। चलें, थैंक यू सो मच आपकी तशरीफ का, और बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरह से कामयाबियां समेटते रहिए नाज़रीन। ये थे वो लेजेंड्स जिन्होंने भारतीय पहलवानों को पिछाड़ा है और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बहुत सी और चीज़ें जो आपके साथ शेयर करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिए।
सो बखैर कुछ बात हो जाए परवेज़ फ़कीर के अजीम गुलकार और लेजेंड मोहम्मद रफ़ी की, और उन्हें कैसे भूला जा सकता है जब म्यूज़िक की बात हो। तो उनके गाए हुए जो गीत हैं वो ना सिर्फ उस दौर के लोगों को महसूस करते थे, बल्कि जो जनरेशन है आज की भी, वो भी जब उनके गाने सुनते हैं, उनके गीत सुनते हैं, तो उसमें और अंदरून की गलियों में जिस तरह से वो चलते फिरते। आज उनका यौम पैदाइश है, 24 दिसंबर 1924 को पैदा होने वाला ये जो गुलकार है यानी कि मोहम्मद रफ़ी, लाहौर के मारूफ इलाके भाटी गेट की गलियों में जवान हुआ है। मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को ये बात भी पता नहीं होगी। बिल्कुल, अंदरून लाहौर में जिस तरह से वो गलियों में घूमते फिरते उन्होंने ये गुलकारी सीखी भी और वो जवान होते गए, और मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री के लिए मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया, और उनकी आवाज़ उस इंडस्ट्री के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी। तो क्यों ना हम उनकी यादों को ताज़ा कर लें और उनको ट्रिब्यूट भी पेश कर लें। लेजेंड गुलकार मोहम्मद रफ़ी का शुमार उन फनकारों में होता है जिन पर मौसीकी नाज करती है। उनकी आवाज़ आज भी हर तरफ सुर बिखेर रही है। मधुर, सुरीली और सहरंगेज गायकी का जब जिक्र आएगा तो उसका ताज बर्रे सगीर के इस अजीम गुलकार के सर ही सजेगा। सुरों के शहंशाह मोहम्मद रफ़ी 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के गांव कोटला सुल्तान सिंह में पैदा हुए। उन्होंने लाहौर रेडियो से पंजाबी नगमों से अपने सफर की इब्तिदा की। मौसीकी का शौक उन्हें मुंबई ले आया और फिर फिल्म अनमोल घड़ी के गाने से करियर का आगाज किया। अपनी गायकी से एक जहां को अपना गर्विदा बनाने वाले मोहम्मद रफ़ी आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में एक हसीन याद बनकर जिंदा हैं। उनके गाए गए गीत फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझे जाते। 3 दिहाइयों तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले मोहम्मद रफ़ी ने दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, देव आनंद, ऋषि कपूर और अमिताभ जैसे बड़े अदाकारों के लिए पसे पर्दा गायकी की। मोहम्मद रफ़ी को 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ भारत के आला तरीन एजाज पद्मश्री से भी नवाजा गया। जी, आपने रफ़ी साहब को तो सुन लिया और उनकी मौसीकी में कहीं हम भी खोकर रह गए थे, हमें पता ही नहीं चला हम कब उससे वापस आए और फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है। तो हम अभी कुछ बात करते हैं ऐसे लेजेंड्स की, RM स्टूडियो की, जो कि 1994 में कायम हुआ था, और ये एक गैर मुनाफा बख्श जो है वो फ़नकारों के ज़ेर इंतज़ाम स्टूडियो है, जो नए आने वाले फ़नकारों और आर्ट के ख्वाहिशमंद तलबा को आर्ट काउंसलिंग, रहनुमाई और रिहाइश के प्रोग्राम फ्राहम करता है। तो डायरेक्टर स्टूडियो RM सदफ नईम हमारे साथ मौजूद होंगी और उनके साथ भी हम बात करेंगे, और साथ ही साथ अदील अजफर सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद है, बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हमारे जो यूथ है, जो हमारा सरमाया है, उन्हें निखारने का काम जो कि सबसे ज़रूरी है। वैसे तो गवर्नमेंट का, हुकूमतों का काम होता है, लेकिन ये लोग ये जिम्मेदारी, ये बीड़ा उठाए हुए हैं, तो इन्हें तो मुबारकबाद बनती है और इनसे मुलाकात भी बनती है। तो सबसे पहले वेलकम सदफ और अदील भाई, आप हमारे साथ मौजूद हैं। सदफ, ये पहले इस इदारे के बारे में बताइए हमारे नौजवानों को, हमारे यूथ को, कि कब से ये काम कर रहा है और पर्पज़ क्या बुनियादी तौर पर इसका। शुक्रिया बहुत बहुत आपको एक चैनल का इन्वाइट करने के लिए हमें। ये 1994 में, जैसा कि आपने तारुफ में बताया, इसका बुनियादी मकसद आर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़ करवाना है और आर्ट काउंसलिंग और इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एजुकेशन पे काम करना है। इसके सिलसिले में RM स्टूडियो से वी एक्चुअली कंडक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कशॉप्स जो कि गवर्नमेंट स्कूल में हमने करवाए हैं, जिससे जैसे कि हमें लगता है कि आर्ट ज़िंदगी का एक बहुत ही बुनियादी पहलू है, कोई शक नहीं इसमें। इसके बगैर कुछ भी नहीं है। और दूसरा जो एक बुनियादी मकसद है कि पाकिस्तान की एक मीनिंगफुल पिक्चर हम थ्रू आर्ट ही पेश कर सकते हैं पूरी दुनिया को, कि हम कितने पीसफुल है, हमारा कल्चर क्या है और हमारे लोग किस तरह से सोचते हैं। ये RM नईम ने 1994 में, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था। ग्रेजुअली हमने इसको डेवलप किया। तो जब मैंने इसको ज्वाइन किया, आपने बताया कि आप भी NCA से हैं और आपके हस्बैंड भी, जिन्होंने आपके साथ मिलके इसका आगाज़ किया, और इसको अभी तक आपने जिस तरह से इसमें काम कर रहे हैं, बहुत डेप्थ रखता है अपने अंदर। जैसे आपने भी कहा, पाकिस्तान का एक इमेज जो है वो आप पूरी दुनिया में इससे साबित कर सकते हैं कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत मुल्क और कितना पुरअमन मुल्क है। एक गहराई और एक डेप्थ जो आर्टिस्ट है वही समझ सकता है। किस तरह से आप उन्हें मज़ीद निखारती हैं और किस तरह से मज़ीद फ्लरिश करके आप दुनिया के सामने लेकर आती हैं, उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालिए। 2008 में हमने इंटरनेशनल आर्टिस्ट रेजिडेंसी का इनकाद किया, जो कि अभी तक जारी है। हम हर 2 साल में कुछ आर्टिस्ट हैं जिनको बाहर से मदऊ करते हैं, और वो यहाँ के कुछ आर्टिस्ट के साथ और यंग प्रोफेशनल्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं। तो वो जो एक इंटरेक्शन है वो हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी है, जिसका एक खला था
तो और उसी के ज़रिए हम एक बेहतर पैगाम दुनिया भर में पहुंचा बिल्कुल, सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप दोनों। आदिल भाई, आप क्या समझते हैं कि टैलेंट तो यकीनी तौर पे पाकिस्तान में कोई भी शो हुआ हो, ख़ासतौर पे आर्ट एंड कल्चर का, उसमें कमी नहीं है, लेकिन उनके लिए प्लेटफॉर्म्स बहुत कम है। तो कितनी ज़रूरत थी ऐसे इदारे की, और माशाल्लाह कितनी बेहतरी देख रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर इसके बाद? जी देखें, जैसे कि हमारे यहाँ वैसे भी इस तरह के जो मौक़े हैं वो बहुत कम है, तो ये मैं कहता हूँ बहुत कमेंडेबल काम है, जिसके अंदर इस तरह के आर्टिस्टों को बुलाना, एक जगह जमा करना और फिर उनको कुछ ऐसा टाइम देना जिसके अंदर वो अपनी तख्लीक़ात जो है वो उसके साथ कुछ आउटकम जो है वो दिखा सकें, मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी बात है। तो जैसे मैं भी इस साल इस आर्टिस्ट रिट्रीट पे आया हूँ, मेरे साथ एक और आर्टिस्ट हैं जिनका नाम खलील चिश्ती है, जो कि यूएस से उनको मदऊ किया गया है। अनफॉर्चुनेटली वो आज इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है किसी मसरूफियत की वजह से, लेकिन हम दोनों जो है पिछले 2-3 हफ्ते से लाहौर में मौजूद हैं और यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम की एक ख़ूबी ये भी है कि हम ना सिर्फ अपना काम कर पा रहे हैं, बल्कि हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स में भी जाते हैं जहाँ पे हम अपने बारे में हम आपके आर्ट के नमूने साथ साथ दिखा भी रहे हैं, तो ज़रा अगर आप ख़ुद भी इसको एलेबोरेट कर दीजिए, क्या कुछ किस तरह का आर्ट प्रमोट करते हैं, क्या कुछ सिखाते हैं आप अपने स्टूडेंट्स को? मैं ख़ुद भी जो है वो टीचर हूँ और इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पढ़ाता हूँ, और वहाँ पे फाउंडेशन ईयर पे जो बुनियादी तालीम होती है आर्ट की, वो मैं ज़ाहिर है वो बच्चों को उससे रोशनास करता हूँ। उसके साथ साथ इस रेजिडेंसी में हम अपना भी कुछ काम कर रहे हैं, और जो हमारी प्रैक्टिस है उसको हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स में जाके दिखा रहे हैं, ताकि नए स्टूडेंट्स या ऐसे लोग जिनका आर्ट में इंटरेस्ट है और वो आगे आके आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, उनको भी पता हो कि इस वक्त जो हमारे जनरेशन के लोग हैं वो क्या क्या काम कर रहे हैं। अच्छा सदफ, आप बताइएगा कि किस तरीके से आप उन लोगों को, उन आर्टिस्ट को अपने साथ रखते हैं, क्या तरीका कार है आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने का, किस तरह से आपसे कांटेक्ट करते हैं लोग? एक्चुअली ये बिकॉज़ स्प्रेड होता है, एक से दूसरे से सुनते हैं, और स्टूडेंट्स में बिकॉज़ मैं भी तालीम के शोबे से ही वाबस्ता हूँ, तो उसमें हमारी जो रीच है, जो आउटरीच प्रोग्राम्स हैं हमारे, वो स्कूल्स तक भी हैं, यूनिवर्सिटी भी है। जैसा अभी इनकी अदील बात कर रहे थे, तो हम फैसलाबाद यूनिवर्सिटी में भी गए और वहाँ के बच्चों से ताल्लुक़ एक बातचीत हुई। तो अभी स्ट्रीट रीड प्रोग्राम के हवाले से अगर बात की जाए, तो अदील ज़फ़र और सर खलील चिश्ती ये हमारे स्टूडियो में काम कर रहे हैं, और हमने अनाउंस किया हुआ है ये ओपन स्टूडियो है, यानी कोई भी किसी भी वक्त आके इनसे बातचीत कर सकता है, इनका प्रोसेस देख सकता है। और ये स्टूडियो अभी तक सिर्फ लाहौर में है या दीगर शहरों में भी है? लाहौर में। अच्छा, लाहौर में। इसको फर्दर बढ़ाने का भी इरादा है? देखिए, हमारी एक्टिविटीज़ मुख्तलिफ शहरों में, जैसा कराची में जाके हम एग्जीबिशंस वगैरह करते हैं। एग्जैक्टली। सो इसमें क्योंकि ओपन स्टूडियोज़ हैं, तो हर कोई इनको रीच आउट कर सकता है, क्योंकि एक एंड प्रोडक्ट तो हर कोई गैलरी में देखता है, जो प्रोसेस है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो एक बातचीत है, जो अगेन मैंने कहा कि जो एक इंटरेक्शन है विद यूथ, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमने देखा है कि फ़ाइन आर्ट के स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको मौके उस तरह से नहीं मिलते हैं कि वो प्रोफेशनली उस चीज़ को आगे लेकर चल सकें, और फिर अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पास आउट भी होते हैं NCA से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से, बट उसके बाद उन्हें छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसे कोई प्लेटफॉर्म भी उनके लिए बनाए जा रहे हैं जिनके ऊपर वो अपने लिए कोई बिजनेस मौके, जॉब मौके उनके लिए फ्राहम उन्हें हो सके? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। एक्चुअली होता ये है कि जब आप इंस्टीट्यूट में हैं, आर्ट इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पे आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, स्टूडियो है, तो जब बच्चा ग्रेजुएट करता है तो उसके बाद फिर वो घर में अपना काम उस तरह से कर नहीं पाता। तो ये भी एक मकसद था स्टूडियो RM की रेजिडेंसी स्टार्ट करने का, कि इसमें हम उनको एक जगह प्रोवाइड करते हैं जो लोग एक्चुअली अपने आर्ट से अर्न करना चाहते हैं। सो वी प्रोवाइड देम स्पेस, वो वहाँ पे आके अपना काम करते हैं, और फिर उनकी एक रीच होती है, एग्जीबिशंस वगैरह भी करवाए जाते हैं, एग्जीबिशंस तक, गैलरीज तक। सो आई थिंक
इस तरह के और बहुत सारे जो है चीज़ें शुरू होने का शुरू होनी चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ आपने कोई कोशिश की हो कि उनकी कोलैबोरेशन हो जाए आपके साथ और एक अच्छा बड़ा इदारा और डिफरेंट शहरों में बनाए जा सके, ताकि हमारे जो पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं बहुत सारे लोग हैं जो इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, जिनको मौके नहीं मुयस्सर आ रहे, तो क्या गवर्नमेंट से आपकी कोई इस हवाले से भी हुई? नहीं, उसमें भी बिकॉज़ गवर्नमेंट अपने तौर पे जिस तरह आर्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स में आर्ट की तालीम दी जाती है, तो हमारे यहाँ वो लोग भी आ सकते हैं जो कि इन यूनिवर्सिटीज़ तक नहीं पहुँच पाते। और इसमें कोई भी उम्र की कैद नहीं है, उसमें हमारे पास बच्चे भी आते हैं और ख़वातीन भी आती हैं जो कि अब रिटायर हो चुकी हैं और वो आर्ट को शौक की बात है, शौक करना चाहती हैं। या हम आर्ट एक बहुत हीलिंग चीज़ भी है और आपको अपने आप से और नेचर से करीब रखता है। अच्छा, इसमें हैंड क्राफ्टिंग वगैरह भी, क्योंकि आपने कहा कि जो रिटायर्ड ख़वातीन हैं जो घरों पे अपना कुछ ना कुछ अपने लिए रोज़गार का ज़रिया भी बन सकती हैं, हैंड क्राफ्टिंग की जाती है, डिफरेंट चीज़ें जो हैंडमेड बनाई जाती हैं, उन लोगों को भी आप सपोर्ट? नहीं, हमारा जो प्योरली जो मकसद है वो आर्ट से है, ड्राइंग, पेंटिंग और पेंटिंग से वाबस्ता आगे जो भी। अच्छा आदिल भाई, एक तो है लोग आपसे रब्ता करें और हम स्टूडियो का हिस्सा बने, क्या आप खुद से भी टैलेंट हंट करने का कोई इरादा रखते हैं या उसका कोई तरीका इख्तियार करते हैं? और सोशल मीडिया का जो दौर है उसको यूटिलाइज़ किया गया अभी तक कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को, देखने वालों को इंगेज किया जाए जिनका इंटरेस्ट है? जी, तो जब से ये प्रोग्राम अनाउंस हुआ है, जब से ऐसा है कि हम सोशल मीडिया जो है वो एक्टिव है और जो स्टूडियो RM है उसका इंस्टाग्राम अकाउंट है जिस पे जो भी एक्टिविटीज़ डे बाय डे हो रही हैं वो वहाँ पे लोग जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि आपने सियालकोट का जिक्र किया, हम पंजाब यूनिवर्सिटी गए थे और क्या कहते हैं पंजाब कॉलेज गए थे, लाहौर कॉलेज। टैलेंट हंट का प्रोग्राम भी साथ साथ चल रहा है कि जहाँ पे आपको लगता है कि पोटेंशियल है बच्चों में, उनको सिलेक्ट करते हैं या उनको? बिल्कुल, हमारे क्यूरेटोरियल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें यंगस्टर्स की एग्जिबिशंस होती हैं और रेफरेंस बेस्ड भी होती हैं कि हम आगे रेफ़र कर देते हैं डिफरेंट गैलरीज़ को, डिफरेंट क्यूरेटर्स को। सो ये एक सिलसिला है जो कि अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं सर्व बैक करने की, बिकॉज़ हमने जो भी कुछ अर्न किया है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज and everything, so it is। कुछ अभी काउंटिंग हो सकती है कि कितने स्टूडेंट्स इसका हिस्सा बन के इस वक्त मार्केट में आ चुके हैं? नहीं, बिल्कुल कितने फनकार या कितने आर्टिस्ट इस वक्त बनाए जा चुके हैं RM स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से? नाम लेना बहुत मुश्किल होगा और काउंट करना भी बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज़ सर्विसेज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, 30 साल हो गए हैं। तो अब तो बल्कि जब हम जाते हैं लोग हमें पहचान रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आपको सारे स्टूडेंट्स एक जैसे लगते हैं। अच्छा दिल, आप किस तरह का आर्ट कर रहे हैं? आप थोड़ी अपनी पेंटिंग्स के बारे में अगर आप थोड़ा हमें बता दें तो। जी, मैं असल में जिस तरह का आजकल काम कर रहा हूँ उसमें मैं ड्राइंग्स करता हूँ और वो ड्राइंग्स जो होती हैं वो एक सरफेस होती है प्लास्टिक, उसके ऊपर स्क्रैच या स्क्रैप करके जो है वो बनाई जाती है। अच्छा जी, तो हम देखते हैं बाहर के आर्टिस्ट जो है वो बड़ा डिफरेंट यूनिक काम हमारे यहाँ भी हो रहा है, करते हैं कि प्लास्टिक को, वेस्टेज को इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े फनपारे बना देते हैं। उससे लोगों को अवेयरनेस भी आती है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है, इसको वेस्टेज को इधर उधर फैलाना या गंद फैलाना ये गलत है। तो इस तरह की भी कोई कैंपेन्स चलाने का आपका प्लान है? क्योंकि आप लोग जो है वो जितनी गहराई से इन लोगों को समझा सकते हैं शायद हम लोग नहीं समझा पाते, आर्टिस्ट की ज़बान ही एक मुख्तलिफ होती है। जी, एकेडमिक लेवल पे इस तरह की एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और सेमिनार्स भी होते हैं और मुख्तलिफ इसके हवाले से चीज़ें होती रहती हैं, तो वहाँ पे ये सारी डिबेट और डिस्कशन स्टूडेंट के साथ होती है। बट पर्सनली मेरा जो आर्ट है उसका ताल्लुक मुख्तलिफ है थोड़ा सा। मैं अपने तरीके कलर्स के साथ है? नहीं, मैं मोनोक्रोम मीडियम इस्तेमाल करता हूँ, सिर्फ ब्लैक और वाइट के अंदर। अच्छा, आपकी वो जो सर पे अपने पहना हुआ है वो दूर से बंदा दिखाता है, पता चलता है कि आर्टिस्ट है। मतलब हम लोगों को गेटअप से हम कह भी हम आर्टिस्ट हैं, कोई मानेगा नहीं कि हम पेंटिंग्स बनाते हैं। आपने कहना भी नहीं किसी को। अच्छा सदर साहब, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे क्या क्या देखती हैं कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं? और वही बात जो शाल भी करी थी कि गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन हो जाने से कितनी बेहतरी आ सकती है? एक्चुअली मुझे लगता है कि इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे इदारे हर जगह पे होने चाहिए, मुख्तलिफ शहरों में होने चाहिए, और जो लोग भी इसको अपने तरीके से कर सकते हैं वो इसमें हिस्सा डालें, बिकॉज गवर्नमेंट का जो एक ऑफिशियल लेवल पे वो चीज़ होती है, तो उनके साथ कोलैबोरेशन ऑब्वियसली हो सकती है। जिस तरह हमारे कुछ शोज़ होते हैं जो अलहमरा आर्ट गैलरी में होते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो या
फ्यूचर होनी प्लान्स चाहिए। क्या आप समझती हैं कि इसको कितना एक्सपेंड किया जा सकता है? और वही बात कि अगर सोशल मीडिया के मीडियम को इस्तेमाल किया जाए तो फिर यकीनी तौर पे इस मैसेज को, इस अवेयरनेस को पूरी दुनिया तक फैलाया जा सकता है, क्या समझते हैं? बिल्कुल। सो आजकल मैं आपको बताऊं, पाकिस्तानी जो यंग आर्टिस्ट हैं वो उनको बहुत ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। अभी भी मौक़ों की कमी है, बट इवन देन इट इज़ गेटिंग बेटर। सो वो अपना काम दूसरे मुल्कों में दिखा भी रहे हैं, और डिफरेंट गैलरीज और वेन्यूज़ भी इस तरह के बने कि उनको अब मौके बेहतर मिल रहे हैं। सो इसमें और बेहतरी आ सकती है। दूसरी चीज़ कि ये जो रिट्रीट प्रोग्राम का आउटकम है, इसकी एग्जीबिशन है 27 को। सो आप लोग प्लीज़ आइएगा। थैंक यू सो मच सिबिल साहिबा। गुड लक, आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, यूथ के लिए। तो हम भी आपको मुबारकबाद देना चाहेंगे इसके ऊपर, और ऐसी तरक्की की मनाज़िल आप तय करते जाएं, क्योंकि 30 साल आप बता रहे हैं कि आपने अपनी एफर्ट्स दी हैं इसके अंदर। तो बहुत बड़ा ये कारनामा है, इसी तरह से इसको जारी रखिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं और कुछ बात हो जाए रोनाल्डो की, जिनके हवाले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह उन्हें तवाफ करते हुए दिखाया गया है, रोनाल्डो और उनकी अहलिया को ज़ियारत करते हुए दिखाया गया है। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो क्रिस्टियानो को कौन नहीं जानता। सोशल मीडिया पर जो उनकी तस्वीर वायरल हो रही है उसमें उन्हें देखा जा सकता है कि वो किस तरह से तवाफ कर रहे हैं, उम्रा अदा कर रहे हैं। और AI के दौर में अब जो आप इमेजिन करते हैं उसको AI हकीकत का रूप दे देता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फिर शकों को शुबात, कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, उस पर फिर डिबेट शुरू हो जाती है। इसमें कुछ पॉजिटिव पहलू भी हैं और कुछ नेगेटिव पहलू भी हैं। अगर किसी के साथ आप उन चीज़ों को मंसूब कर देते हैं जो कि उसने काम किया ही नहीं है, तो जाहिर है कि उसके इमेज को और उसके जो फॉलोअर्स हैं वो काफ़ी डिसहार्ट हो सकते हैं, डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो इस तरह की हरकत जो है वो उनसे बाजी रहना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हम बात करते हैं मसनूई ज़हानत की, तो वो बहुत तरक्की कर चुकी है। हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि बहुत सारे अहम टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अभी भी बात होना बाकी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बात हो जाए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, जिसमें टिकटॉक है, यूट्यूब है और दीगर प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के। उस पर इन्फ्लुएंस करते हैं कुछ शख्सियात, जिसमें एक डकी भाई का नाम जाना मैना है, बिल्कुल जी, और करीब इकरा और इनकी तरफ से कोलैबोरेशन की गई थी। नाज़रीन, एक रेस्टोरेंट में एक फास्ट फूड चेन बनाई गई थी और वो 4 के नाम से मशहूर भी हुई, और उसके ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं। हमारे जो आम व्यूअर्स हैं या जाने वाले हैं, जो उनके यूज़र्स हैं, उनकी तरफ से काफ़ी नेगेटिव फीडबैक आ रहा है, जो कि तशवीश की बात है। अच्छा, वैसे उन्हें खासा पसंद किया जाता है जब वो सोशल मीडिया पर कोई एक्ट कर रहे होते हैं, उनकी रील्स देखकर बहुत उन्हें सराहा जा रहा होता है। लेकिन जब उन्होंने ये काम शुरू किया है, एक अच्छा उन्होंने कदम उठाया, एक बिज़नेस की तरफ वो आए हैं, तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और अभी हम देख रहे हैं कि एक सारिफ ने ये लिखा है कि इतना गंदा टेस्ट है इस बर्गर का, ना स्टाफ को तमीज़ है और ना ही आप यहाँ पर जाएं। और फिर दूसरे ने लिखा जूसी स्मैक्सी, और इस तरह की बहुत सारी तनकीद भी लोगों ने की है, मुबारकबाद भी दी है, बाइकआउट भी किया है। प्लीज़ डोंट गो, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी। यहाँ पर वेरी डिसअपॉइंटेड। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप तामीरी कोई तनकीद करते हैं तो ये अच्छा है, उनकी इस्लाह करने के लिए कोई तनकीद करते हैं तो ठीक है। लेकिन अगर आप उनको बाइकआउट कर रहे हैं, फ्लॉप करने के लिए ये तनकीद, उनको मौका देना चाहिए। मेरे ख्याल में वो ऑलराउंडर नहीं है, जिस फील्ड से उनका ताल्लुक है उससे हट के उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और आप लोगों के लिए इस फास्ट फूड चेन को उन्होंने बनाया है, तश्कील दिया है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा उनको मौका दीजिए, फीडबैक दीजिए तामीरी, वो जिस तरह आप भी कह रही हैं कि एक फीडबैक दीजिए इस तरह से कि उसमें बेहतरी लाई जा सके, ना कि आप उनको डिस्करेज करें या उसके ऊपर तनकीद करें या ये कोशिश करें कि ये काम उनका फ्लॉप हो जाए। तो मेरे ख्याल में बहैसियत एक ज़िम्मेदार शहरी के भी, अगर आपको कोई दोस्त, आपका कोई जानने वाला, आपका पाकिस्तानी अपना कोई ब्रांड इंट्रोड्यूस करवा रहा है, तो हमारी तो कोशिश ही यही होनी चाहिए कि इंटरनेशनल फूड चेन्स के बजाय अपने लोगों को तरजीह दें, उन्हें प्रमोट करें और उसमें बेहतरी के लिए आप मशवरा भी दें। आप मशवरा भी दें, आप तनकीद भी करें, लेकिन तामीरी तनकीद करें, ना कि उनको गिराने के लिए तनकीद करें। और जिस तरह हम कह रहे हैं कि अगर कोई फर्स्ट स्टेप उठाता है तो उसको इनकरेज कीजिए, उसका साथ दीजिए और इस तरह की तनकीद ना कीजिए। तो होता है ये जो फूड वाला काम है, उसके अंदर कोई वेटर, कोई स्टाफ मेंबर, कोई कुक या शेफ, या अगर आपसे कोई गलती सरजद हो जाती है तो उसका इम्पैक्ट फिर बिलाखिर आपके जो मैनेजमेंट है या ऑनरशिप है उसके ऊपर सवालात उठते हैं। और वही कुछ मेरे ख्याल में यहाँ पे भी हुआ है। तो थोड़ा सा चिल करें दोस्तों, मौका दीजिए इनको और उम्मीद करते हैं कि इसमें वो खुद से बेहतरी लेकर आएंगे आपके। इसके साथ आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बात कर लेते हैं
बर्स की बीमारी की, जो कि जल्दी एक बीमारी है जिसे आमतौर पर फुलबेरी कहा जाता है, और ये बीमारी लाहक होने की सूरत में जल्द की मिलान कम हो जाती है और फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको स्पॉट्स पड़ जाते हैं, जिसको हम बर्स या फुलबेरी इसके बारे में काफी मिथ भी मशहूर भी हैं, गलतफहमियां हैं कि ये मछली के ऊपर दूध पीने से हो जाती है। हमारे बड़ों ने तो हमें बचपन से यही डरा के कभी मछली के ऊपर से दूध नहीं पीने दिया। या फिर एक और भी गलतफहमी है कि किसी मेडिसिन के रिएक्शन से कोई ऐसी दवाई खा ली जाए, माइकल जैक्सन हो, विनी हॉर्लो हो, ली थॉमस हो, जवेरिया राहील हो, ये तमाम वो लोग हैं जो कि बहुत सी सेलिब्रिटीज हैं जो इसका शिकार रही हैं, लेकिन किस तरह से इन्होंने ओवरकम किया, किस तरह से इसका इलाज मुमकिन हो सकता है, जरा गुफ्तगू भी सुना देते हैं। माइकल जैक्सन ने अपने इस फुलबेरी के मर्ज के ऊपर क्या कहा था, पहले वो सुनते हैं। जी, माइकल जैक्सन को जो जब ये मर्ज लाहक हुआ तो उन्होंने इसके बारे में खुद खुल के बात भी की, लेकिन उस वक्त शायद ये इलाज इसका मुमकिन था या नहीं था, ये हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद भी हैं प्रोफेसर डॉक्टर अजीम जहांगीर खान साहब, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटिक सर्जन भी हैं। वेलकम टू शो कहेंगे डॉक्टर साहब आपको। डॉक्टर साहब, जब माइकल जैक्सन को ये बीमारी लाहक हुई तो क्या उस वक्त भी ट्रीटमेंट मौजूद थी और इसका इलाज जो है वो हो सकता था, या फिर उस वक्त रिसर्च इतनी इस पर नहीं की गई थी, मेडिसिन नहीं इसकी भी? बुनियादी तौर पर इसकी वजह भी जरा बता दीजिएगा, और ये जो मिथ्स हैं। जी, फुलबेरी जो है वो एक जल्द की ऐसी बीमारी है जिसमें आपका रंग जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, और ये होता ही है कि आपके जिस्म में अल्लाह मियाँ ने एक पूरा डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है जो हर वक्त जरासीम हमारे पे हमला करते हैं, उनमें से सारे जरासीम को मारता रहता है, और जब वो डिफेंस सिस्टम नाकारा हो जाता है या लेस एफिशिएंट हो जाता है तो फिर हमें इन्फेक्शन हो जाती हैं, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, पेट में गड़बड़ी, जितनी इन्फेक्शंस हैं इनको मारने के लिए अल्लाह मैंने एक डिफेंस सिस्टम बनाया हुआ है। अब वो डिफेंस सिस्टम काफ़ी दफ़ा जरासीम को मारने की बजाय अपने ही खलियों को, अपने सेल्स को मारना शुरू कर देता है, जिसे हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ठीक है। ऑटो इम्यून का मतलब ऑटो अपना, और इम्यून यानी अपना सिस्टम जो अपनी ही जिल्द के खिलाफ हो जाता है। जिल्द के उन सेल्स के खिलाफ होता है जो आपका रंग बनाते हैं। अब वहाँ से रंग बनाने वाले सेल्स जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, लेकिन मरने से पहले वो समझ लें एक किस्म के बेहोश होते हैं, और उस वक्त तक इनको होश में लाया जा सकता है, मरते नहीं है, वो रंग बना सकते हैं दोबारा। और अक्सर लोगों में देखा गया है कि अब जो लेटेस्ट रिसर्च है कि इसको रिवाइव किया जा सकता है, वापस आ जाता है, वापस आ सकता है, इसका इलाज अब मुमकिन है। जी, आप ही के ट्रीट किए हुए पेशेंट हैं डॉक्टर साहब, जो हम साथ स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, तो ये तो ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, दो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। नंबर एक तो जो रंग है वो बहुत बड़ी ज़रूरत है इंसान की, चूँकि रंग के बगैर अगर आपने देखा होगा, कुछ लोग कहते हैं जी भूरे हैं वो पैदाइशी तौर पे, वो एल्बिनिज्म है, वो एक और बीमारी है, उनमें जेनेटिकली बाय बर्थ है, उनमें जेनेटिकली रंग बनाने की सलाहियत ही नहीं है और वो जल जाते हैं। तो अगर हमारे में रंग है और हम धूप में जाएंगे तो हमारी जल्द फौरी तौर पे जल जाएगी। तो जलने से बचाने के लिए अल्लाह मैंने ये ऑटोमेटिक एक सिस्टम रखा हुआ है जिसमें सन ब्लॉक है, समझ लेंगे जो हमारा रंग है वो सन ब्लॉक है। जहाँ पे धूप कम पड़ती है अल्लाह मियाँ वहाँ के रहने वाले बाशिंदों में रंग कम बनाया अल्लाह ने। जब आप नॉर्थ के लोगों को देख लें वो ज़्यादा सफ़ेद होते हैं, जो आप साउथ में जाते हैं जहाँ पे सेंटर है ज़मीन का, जहाँ पे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा है जी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रंग गाढ़ा होता है। ये सारी जितनी भी रंगत है ये सारी अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अच्छा, थोड़ा सा ये जो गलत फहमियाँ हैं डॉक्टर साहब, हम तो बचपन से जब से होश संभाला है अपने बड़ों को यही सुनते आए हैं कि जी मछली के ऊपर से दूध नहीं पीना, आपको फुलबेरी हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो जो नॉर्थ के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, वहाँ पे दूध में ही मछली पकाई जाती है, तो फिर तो पूरी कौम को फुलबेरी हो जानी चाहिए। तो ये विटिलाइगो, इसका साइंटिफिक नाम विटिलाइगो है, और फुलबेरी जी, अगर मैं इसलिए विटिलाइगो का नाम बताता हूँ कि अगर लोग रिसर्च करना चाहते हैं, गूगल पे अक्सर आजकल लोगों को बड़ा शौक है, तो फिर विटिलाइगो लिखें जी, विटिलाइगो का नाम लिखें, फुलबेरी का नाम ना लिखें, ताकि आराम से रिसर्च हो सके। इसमें जो बहुत सारी दवाओं से इसका इलाज किया जा सकता है। एक तो ये है कि अच्छा, एक और हमारे बड़ा मिथ है कि जी विटामिन सी से या खट्टी चीज़ों से विटिलाइगो हो जाता है, ऐसे नहीं होता। ना ये बीमारी एक दूसरे से लग सकती है। हमारे हमसाया मुल्क में बहुत सारे लोग इस अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो जाते हैं कि उनको लोग समझते हैं कि छूत की बीमारी है, एक दूसरे से लग सकती है। बिल्कुल ना, ये किसी से लग सकती है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि माँ बाप को हो तो बच्चों को ज़रूर होगी, ये बगैर उसके भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, विटिलाइगो जो बीमारी है बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट क्या है? कोई मेडिसिन खानी पड़ती है, इंजेक्टेबल है, या जिस तरह से जो एक ड्रिप्स आजकल चल रही हैं उस तरह की कोई ग्लोइंग स्किन के लिए? दो चीज़ें जो ड्रिप्स चल रही हैं वो रंग को हल्का करने के लिए चल रही हैं, रंग को ठीक करने के लिए नहीं अभी चल रही हैं। तो वो तो ना लगवाएं, लेकिन इसके जो इलाज है सबसे पहले हम लगाने वाली दवाइयों से इसका इलाज करते हैं। और हमारे बहुत सारे मरीज़ जो हमारे पास आते हैं मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट सर्जरी, जो लेटेस्ट सर्जरी है दुनिया में, वो अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये सुन के खुशी होगी कि पाकिस्तान हैज़ बिन इन द लास्ट 15 ईयर्स
वन ऑफ द ओनली 2 और 3 कंट्रीज़, अब तो 4-5 और भी मुल्कों में इसका इलाज आ गया है विटिलाइगो सर्जरी का, ये इसको मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट बोलते हैं। पहले सिर्फ हम और हमारा एक हमसाया मुल्क करता था और स्कैंडिनेवियन एक कंट्री वहाँ पे होता था, ठीक है जी। ओस्लो में एक डॉक्टर साहब हैं वो करते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह और भी कुछ लोगों, लेकिन अभी भी हम 4-5 उन मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पे हम मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट जो कि बड़ी ही इंट्रिकेट सर्जरी वो कर सकते हैं। लेकिन जो लोग हमारे पास सर्जरी के लिए आते हैं, डॉक्टर साहब ये सर्जरी में स्किन उतारी जाती है, ये इस तरह की प्लास्टिक सर्जरी है? जी, इस सर्जरी में हम जल्द बहुत ही बारीक, जिस तरह आप पोटैटो पील करते हैं, जिस तरह आलू का छिलका पीलर से उतारते हैं, उससे भी बारीक जल्द दी जाती है। वहाँ पे दोबारा जल्द आ जाती है, चूँकि हमने बहुत ही बारीक लेयर लेते हैं, उनमें वो सेल्स जो कि रंग बनाने वाले हैं उनको अलग कर लेते हैं और उनको उस जल्द पे जहाँ पे फुलबेरी हुई है वहाँ पे लगा देते हैं। इसके लिए बेहोशी की जरूरत नहीं है। काफ़ी कॉस्टली होगा, हर बंदा तो अफोर्ड नहीं कर सकेगा डॉक्टर। कॉस्टली है, लेकिन वो उसके वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत ही बहुत कम पेशेंट्स को पड़ती है। हमारे पास समय 100 मरीज़ जी, जो 100 मरीज़ फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास आते हैं सर्जरी करवाने के लिए, उनमें से हम हार्डली 2 या 3 की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले लगाने वाली दवाइयाँ बहुत सारी अवेलेबल हैं। और पाकिस्तान में ये जो डिप्रेसिंग, हर वक्त हम सोचते हैं कि पाकिस्तान बहुत पीछे, इतना पीछे नहीं। हमारे पास दवाइयाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की लेटेस्ट दवाइयाँ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। कुछ लोगों को पता नहीं हो रही है उन मेडिसिन जी, वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। और उसके साथ साथ अगर उससे ना हो तो फिर एक और ट्रीटमेंट जिसको हम कहते हैं फोटोथेरेपी, नैरो बैंड UVB, वो जो आपने लाइट के रॉड्स वाली आपने पिक्चर एक देखी होगी, जिसमें कि लाइट के रॉड्स होते हैं। तो लाइट, ये स्पेशल लाइट है, ये रेडिएशन नहीं है, उससे हम ट्रीट करते हैं। अच्छा, अगर उससे ना हो फिर उसमें जाते हैं। क्या इसमें भी कुछ स्टेजेस हैं कि पहली स्टेज में आसान होगा इलाज, उसके बाद फिर ये कॉम्प्लिकेट होता जाएगा और फिर आखिरी सर्जरी की नौबत आ जाएगी? और कॉस्ट एक बार ज़रा अगर थोड़ा सा आप बता दें। देखें, जो दवाइयों की कॉस्ट है, जो दवाइयों की कॉस्ट है लिटरली वो चंद हज़ार रुपये, चंद 100 रुपये से शुरू होती है। और उसके बाद फोटोथेरेपी जो है उसकी चंद हज़ार रुपये में कॉस्ट चले जाती है 1 ट्रीटमेंट की, लेकिन वो हफ्ते में 2-3 दफ़ा करवानी पड़ती है। काफ़ी दफ़ा हम लोगों को एक घर ले जाने के लिए एक स्पेशल इक्विपमेंट दे देते हैं जो घर पे वो इलाज करते रहते हैं। और उसके बाद कुछ हम ऐसी दवाइयाँ जो लगाने के बाद हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाए, चूँकि हमें धूप का बड़ा फ़ायदा है। बहुत सारे दुनिया के ममालिक में धूप निकलती नहीं इतनी, तो कुछ दवाइयाँ लगा के हम कहते हैं धूप में बैठ जाएँ, वो एक इलाज है। और उसके बाद जो मेलानोसाइट ट्रांसप्लांट सर्जरी है वो आखिरी तौर पे हम उसको कर सकते हैं। ये कितने टाइम का प्रोसीजर हो सकता है, कितने टाइम में एक पेशेंट जो है वो रिकवर हो सकता है? आम तौर पे मैं कहता हूँ कि जब ये शुरू हो या आपको शक भी पड़े तो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से, कॉस्मेटिक सर्जन से, डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले मशवरा करें, अपने जल्द के स्पेशलिस्ट से। अगर वो जल्दी इलाज शुरू हो जाए तो ये बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। विदिन आई हैव सीन पेशेंट जो कि 2-3 महीने में रंग वापस आ जाता है। कुछ लोगों को हम 5-6 महीने देते हैं। इसका सर्जरी का एक असूल ये है कि अगर 1 साल तक ना ये ठीक हो ना ये ख़राब हो रही हो, फिर हम सर्जरी करते हैं। अगर ख़राब हो रही है इसका मतलब एक्टिव डिजीज़ है, तो फिर सर्जरी नहीं हम करते, उसको पहले स्टेबलाइज करते हैं फिर सर्जरी। अच्छा, आपने डिजीज़ कह दिया इसको, इसके कोई बॉडी पर अदर साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? अगर आपको ये बीमारी लाहक हो गई है तो बॉडी में कुछ दीगर डिसऑर्डर्स भी पैदा हो सकते हैं? जी, ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, काफ़ी दफ़ा एक ही पेशेंट में बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, यानी आपकी अपनी बॉडी ने जहाँ पे आपके रंग बनाने वाले खलियों को हलाक करना शुरू किया, उनको नुकसान पहुँचाना शुरू किया, डैमेज करना शुरू किया, वो इसी तरह काफ़ी और खलियों को भी कर सकते हैं। तो हम काफ़ी दफ़ा टेस्ट करवा लेते हैं, हिस्ट्री से पता चल जाता है, फिजिकल एग्जाम से पता चल जाता है, पेशेंट को देखने से पता चल जाता है। लेकिन काफ़ी दफ़ा जो थायराइड का मसला है वो इससे इंटर रिलेटेड होता है। कि कुछ लोगों के बॉडी जो है वो थायराइड के खिलाफ हो जाती है, तो पहले थायराइड को ज़्यादा काम करना पड़ता है, उसके बाद इवेंचुअली थायराइड काम करना बंद कर देता है। और आपने देखा होगा कि फिर उसके थायराइड की गोलियाँ लेनी पड़ती हैं, लेकिन वो हर एक को नहीं होता। फुलबेरी अगर शुरू हो जाए किसी बॉडी पार्ट पे तो क्या वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी अगर उसका इलाज नहीं करेंगे, या ये ज़रूरी नहीं है वो एक पार्ट पे या कुछ हिस्से पे ही महदूद रह सकती है? जी, 2 तरह की फुलबेरी होती है, जो मेजर इसकी 2 टाइप्स हैं। एक को कहते हैं हम सेगमेंटल, एक सेगमेंट में है, यानी अगर एक लाइन में है और वहाँ हमें ये पता चलता है कि वहाँ पे आपका इस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ने काम नहीं किया, बल्कि बचपन से वहाँ रंग बनाने वाले सेल थे ही नहीं। अगर वो थे ही नहीं तो फिर मार्क भी उसे कहा जाता है, बर्थ मार्क आप कह लें, हाँ जी, तो उसको सेगमेंटल विटिलाइगो नहीं, लेकिन होता वो बर्थ मार्क की तरह हल्का नहीं होता, बल्कि वहाँ पे रंग बिल्कुल भी नहीं होता, होता वो फुलबेरी की तरह, देखने में फुलबेरी लगती है, लेकिन वो एक लाइन में होती है। ख़ास तौर पे लोगों के माथे पे होती है, बाल भी सफ़ेद हो जाते हैं उससे, लोगों के यहाँ पे इस जगह पे बड़ी होती है। अगर ये सेगमेंटल विटिलाइगो हो तो हम उसको काफ़ी दफ़ा इलाज उसका दवाइयों से मौजूद नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे सेल्स हैं ही नहीं है, तो हमें कहीं और से लेके लगाने पड़ेंगे वो सेल जो कि रंग बनाने वाले खलिए हैं, वो लगाने पड़ेंगे। दूसरी जो विटिलाइगो है वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है
वो ज़रूरी नहीं कि एक जगह से शुरू होकर पूरे का पूरा जो बदन ही सफ़ेद हो जाए। कुछ लोगों को बड़ी तेज़ी से फैलती है और कुछ लोगों को जो चंद स्पॉट हैं, सारी उम्र वो चंद ही स्पॉट रहते हैं, वो बढ़ते नहीं हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के ऊपर अगर ये हो जाए तो विटिलिगो का शिकार हो जाता है बच्चे छोटी एज में। अब बच्चों को तो मेडिसिन वैसे भी आप सोचते हैं कि ना ही दी जाए, अगर वो बीमार भी होते हैं तो उनको नहीं दी जाती मेडिसिन, वो भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं ये मेडिसिन खाने वाली ऑरल या फिर जो ट्रीटमेंट दूसरी आप बता रहे हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। उसमें चूँकि लगाने वाली अब दवाइयाँ इसके लिए आ गई हैं बहुत सारी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो बच्चों के लिए वो नुकसानदेह नहीं है और उनकी सेफ्टी बच्चों में भी मेडिकली प्रूवन है, FDA ने अप्रूव कर दी हुई है। वो सर्टन लेवल के सर्टन एज के बच्चों से ऊपर तो हम बिल्कुल खाने वाली भी दवाइयाँ दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ खाने वाली ऐसी दवाइयाँ जो हम 12 साल से उम्र के बच्चों को ज़्यादा को दे सकते हैं, लेकिन जो लगाने वाली दवाइयाँ वो बेतहाशा ऐसी दवाइयाँ जो हम बचपन से दे सकते हैं। कुछ ऐसी दवाइयाँ, कुछ ऐसी क्रीम्स आप बता सकते हैं हमारे नाज़रीन की अवेयरनेस के लिए कि कौन सी ऐसी दवाई है, ये क्रीम है जिसको लगा के आप जो इब्तदाई स्टेजेस हैं उस पर? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अगर ये बीमारी हो तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करके पहले पता करें बीमारी है भी कि नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो वाइट से निशान होते हैं फेस कैल्शियम की कमी से भी हो सकते हैं। लोग कहते हैं इसको कैल्शियम की कमी है, वो भी एक मिथ है। अच्छा। वो भी एक झूठ है। कैल्शियम की कमी से वो निशान नहीं होते, वो एक्जिमा पे होते हैं, वो एक्जिमा की एक किस्म है वो। अच्छा। वो एक्जिमा की किस्म है, उसको काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूज़ करते हैं विटिलिगो से, और वो दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं। अच्छा। तो उसके लिए सबसे आसान ये है कि अगर किसी को एक्जिमा वाले हल्के से वो निशान हो जिसको आप कह रहे हैं, तो कम से कम मॉइस्चराइज़र लगाना शुरू कर दें और कोई भी अच्छा सन ब्लॉक लगाना शुरू कर दें, जिससे कि धूप से बचा जा सके। होता ये है कि जब नॉर्मल जल्द आपकी ज़्यादा गाढ़ी होने लग जाती है धूप से, तो जो एबनॉर्मल जल्द है वो ज़्यादा करती है, कंट्रास्ट ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए इस बीमारी को वेस्ट में लोग मुझसे कहते हैं जी यहाँ पे हमारे पास जिस तरह बहुत सारे लोग इंग्लैंड से और अमेरिका से पाकिस्तानी इलाज कराने के लिए आते हैं, तो उनका सवाल ये होता है जी वहाँ पे इसका इलाज उतना ज़्यादा एग्रेसिवली और उतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से क्यों नहीं किया जाता। उसकी एक वजह यह है कि जब अगर वाइट स्किन हो, यानी गोरी जल्द और उसके ऊपर गोरा ही निशान, वाइट ही निशान आ जाए, नजर भी नहीं आएगा, वो नज़र नहीं आता। इसीलिए वहाँ पे अब विटिलिगो की रिसर्च पे बहुत अरसे से फंडिंग गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी थी, चूँकि उनको ज़रूरत नहीं है इस बीमारी की, चूँकि वहाँ पे बीमारी होती नहीं है और या होती है तो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका इलाज तो जाहिर है मुमकिन है और होना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, के बाद हाजिर होते हैं। सेवेदास प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और अब हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग लाइसेंस मुहिम के हवाले से मुल्क भर में ड्राइविंग लाइसेंस आगाही मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई है और मुहिम 31 दिसंबर तक जारी रहेगी। और इस मुहिम के आगाज़ के साथ ही मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग जो हैं वो थोड़ा सा रोड सेफ्टी, ड्राइविंग लाइसेंस और जो रैश ड्राइविंग है उससे थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे कि ये नहीं करनी कितनी नुकसानदेह। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने हिदायत भी दिया कि तालीमी इदारों के बाहर जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है इसके इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। साथ ही साथ तालीमी इदारों में ट्रैफिक एजुकेशन विंग्स की जानिब से सेमिनार्स का इनेकाद भी किया जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों को, यूथ को अवेयरनेस देना, क्योंकि इन्होंने आने वाले कल में अपने बच्चों को ट्रेनिंग देनी जो है। बिगड़ चुके हैं वो बिगड़ चुके हैं, लेकिन उनको भी सुधारना पड़ेगा ना। उनको भारी जुर्माने करेंगे तो अच्छे बिगड़े हुए भी सुधर जाएंगे, क्योंकि हम मजमूई तौर पे लातों के भूत जिसको कहते हैं ना, बातों से नहीं समझते, तो वही सूरत हाल बनी हुई है। शहरियों को बहरहाल ट्रैफिक की सहूलत से मुतल्लिक जो मुकम्मल तौर पे ताउन है, इक़दामात है, उसका सिलसिला जारी है। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद से ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर और शरारत पर हादसा की शरह नुमाया कम भी हो रही है। बिल्कुल जी। और जब आप ये कहते हैं ना कि आपने ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना है तो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आप ड्राइविंग लाइसेंस जब लेने जाते हैं तो आपको जो आपका टेस्ट होता है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें वहीं पर क्लियर हो जाती हैं कि आप रोड पर गाड़ी लेकर उतर सकते हैं, बाइक लेकर उतर सकते हैं या नहीं उतर सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी मुहिम लाइसेंस बनवाना मेरे ख्याल में पहला स्टेप है और उसके बाद फिर यकीनी तौर पर जब आप वो प्रोसेस से गुजरेंगे तो आपको तमाम कवायद और कवानीन जो हैं उसका अंदाजा भी होगा कि किन किन को मद्देनजर रखना है। अच्छा जुनैद, मेरे ख्याल में पहले गाड़ी सीख लें, ड्राइविंग सीख के फिर लाइसेंस ले लें। लाइसेंस तभी मिलेगा जब आप सीख जाएंगे, तो उसके बगैर तो लाइसेंस मिलेगा नहीं आपको। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जो तारीफ की गई है नेहा कक्कड़ की तरफ से। भारतीय गुलकारा हैं, बहुत ही नामुर गुलकारा हैं, उनके दिल से पाकिस्तानियों की मोहब्बत जो है वो छलक पड़ी है। आसिम जफर को किस तरह से उन्होंने उनकी तारीफ की और ख्वाहिश का इजहार किया, जरा वो देखिए। जिस तरह से नेहा कक्कड़ ने आसिम अजहर की तारीफ की और पाकिस्तानियों की तारीफ की। तमाम ही आर्टिस्ट एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हों या भारत के हों। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।